अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दें, मैसेज कर दें। चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दें, आवाज़ ठीक आ रही है? चलें, ठीक हो गया। सॉरी फॉर लेट, असल में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था। टेक्निकल इशूज थे कुछ, इस वजह से जो है ये आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ रहा है। किसी की बस कोई इशू तो नहीं है वीडियो का या आवाज़ का क्लियरेंस का? किसी भी कोई इशू हो तो वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं अभी चैट बॉक्स में। चलें, सबके पास ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान और करम करने वाला है। बेशक वही एक ज़ात है जो हमें पालने वाली है और हमें कामयाब करने वाली है। तो सबसे पहले तो ये कि जो लास्ट लेक्चर हमारा था वो कैंसिल करना पड़ा था कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो उसके लिए जो है हम आपसे इन्फॉर्म भी हमने आपको कर दिया था। तो उसकी जो कमी होगी वो इंशाल्लाह ताला हम पूरा कर लेंगे, कुछ आज के लेक्चर में, कुछ अगले लेक्चर में। तो अगर कोई लेक्चर मिस हो भी जाता है तो वो उससे आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। हमने जो है सिलेबस आपको कंप्लीट कराना है किसी भी सूरत में, चाहे हमें दिन ज़्यादा भी लगाने पड़े, 3 महीने के सेशन से ऊपर भी जाना पड़े। तो जो भी है हमारा मकसद तो है ना, हमारा जो गोल है, जो अचीवमेंट है वो मुकम्मल करनी, वो कंप्लीट करनी। हमने हमारे टास्क पे पहुंचना है, वो मर्ज़ी है जैसे पहुंचे। इंसानी ज़िंदगी है, इश्यूज भी आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो इस तरह है कि आप लोग जो है ना, कुछ बच्चों को इश्यूज थे पिछले असाइनमेंट में, तो उसके यह है कि आप अपने सवाल जवाब जो भी हैं पिछले असाइनमेंट के हवाले से भी, आज के लेक्चर के हवाले से भी, ये आप नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में अपने। और एट द एंड हमसे जो है ना वो पार्टिसिपेशन में पूछ लेंगे, क्योंकि अगर लेक्चर के स्टार्ट में अगर हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन वगैरह तो काफ़ी लेंथ चला जाता है लेक्चर हमारा। तो वो जो है वो असाइनमेंट होगी, प्लस आज की एक असाइनमेंट होगी। और आज की असाइनमेंट जो होगी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। वो एक पेपर मैंने आपको एक दिया है CSS का। तो इंशाल्लाह ताला होप सो कि आप अच्छे से उसे अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे और आप देखेंगे कि जो CSS का पेपर है आपने इंशाल्लाह ताला उसको भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने आपको पढ़ाया है उस हिसाब से। तो मीन्स के जो इंस्पेक्टर है वो तो एक 16 स्केल है, और CSS और इंस्पेक्टर का एक कंपेयर तो नहीं कर सकते हम, लेकिन यह है कि हमने फिर भी उस लेवल पे जाके इंशाल्लाह ताला पढ़ा है। और हम उन सवालों को भी करने के काबिल हो हो रहे हैं, मजीद हो भी जाएंगे अच्छी तरह, कि हम CSS के जो एग्जाम है उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो भी कंट्रोल आप कवर कर सकते हैं। वो इस वजह से कवर करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि वो भी एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है CSS का, ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है। हमें मोस्ट एडवांस पे तो वो नहीं लेके जाएंगे CSS पे, लेकिन यह है कि उससे कहीं मिलता जुलता तो हो सकता है और होगा भी। ठीक हो गया। तो जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, और आज हमारा जो लेक्चर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो 6th लेक्चर है। कुछ कैंडिडेट्स ने हमारे ने कुछ देर से ज्वाइन किया है, उन्हें कुछ इश्यूज होंगे। जाहिर है हमने कोशिश तो की है कि वो जो लेक्चर्स हमारे हैं वो पढ़कर, वो समझ कर, वो इजीली अपने मसले मसाइल हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, अपने इश्यूज हैं, अंडरस्टैंडिंग है वो भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें फिर भी कोई इश्यूज है तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे नंबरों पर किसी किस्म का इशू है वो भी हम बता सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अब हम जो है, अब तक सिस्टम हमारा बड़ा मिक्सअप जा रहा था। अब थोड़ा सा हमने 2 नंबर जो है ना हम देंगे एकेडमी के लिए। एक जो हम रखेंगे फिजिकल पॉलिसी और HRM के लिए रखेंगे कि आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकेंगे कि कोई भी इश्यूज हैं उसके हवाले से। एक और हम आपको एक कांटेक्ट देंगे जो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से होगा। आपको कोई भी इश्यूज हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से आप उस पर कांटेक्ट करेंगे। ज़ाहिर है यहाँ पे एक मेरा जो है ऑफिशियल नंबर था, यहाँ पर देर सवेर भी हो जाती है, बाद का इतने मैसेज आ जाते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, आप रिप्लाई नहीं दे सकते। तो वो एक सेपरेट नंबर आपको हम देंगे आज इंशाल्लाह ताला। कल आपको अनाउंस कर देंगे, तो आप उसमें डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्पेशल कैंडिडेट्स जो, जिन्हें कोई इश्यूज हो, अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला हो, कभी भी उन्हें कोई इशू हो तो वहाँ से वो मैसेज करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे मैसेज हम आपको जरूर रिप्लाई उसका करेंगे। देर सवेर हो सकती है लेकिन कोशिश करेंगे प्रॉम्प्टली जो है आपको एट द स्पॉट उसका जवाब मिल जाए।
तो जय जो नए कैंडिडेट्स हैं उनकी बात हो रही थी, वो हमारे पुराने लेक्चर सुने, उनमें कोई इश्यूज है वो हमसे डिस्कस करें, असाइनमेंट जो है पिछले वाली छोड़ दें, वो अपने पास तैयार करके रख लें, और जो नई असाइनमेंट्स हैं जैसे जैसे उन्हें मिलती जा रही हैं वो करते जाएं, और गूगल क्लासरूम पे जो है वो उन्हें अपलोड करते जाएं। असाइनमेंट के हवाले से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ ये है कि आप लोग जो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट प्रॉपरली रिसीव नहीं हो रही है हमें, तो वो जो है क्या करेंगे, अपनी असाइनमेंट को गूगल क्लास वर्क में ऐड करें, बजाय इसके कि वो कहीं और पर उन्हें ऐड करें, और वो मिलते नहीं हैं हमें। मिल भी जाती हैं तो वहाँ पर ना हम उन्हें ग्रेड कर सकते हैं, ना कमेंट्स कर सकते हैं, ना असेस कर सकते हैं। जो पिछली असाइनमेंट्स थी वो क्लियर हो गई हैं सबकी, मेरे पास किसी बच्चे की पेंडिंग असाइनमेंट मौजूद नहीं है। जो नई असाइनमेंट है हमारी, वो जो है आज मैंने उसकी एक डेट एक्सटेंड कर दी है, आज उसकी लास्ट डेट है। वो इस वजह से मैंने की है कि कुछ बच्चों ने असाइनमेंट तो ज़रूर लिखी है, लेकिन कुछ की अपलोड हुई है किसी और लिंक पर, वो शो ज़रूर हो रही है लेकिन मार्क नहीं हो रही है उनसे। तो उन्हें दोबारा मैंने मैसेज भी कर दिया है, और उन्हें मैंने कमेंट्स भी किया है, रिप्लाई भी किया है कि आप वो गूगल क्लास वर्क पे अपलोड करें, जहाँ से हम उसे देख कर जो है एक्सेस भी कर सकें, मार्किंग भी कर सकें। अदरवाइज वो मार्किंग से रह जाएंगी। और जो बच्चे जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं कराई वो आज किसी भी सूरत में असाइनमेंट अपनी जमा करा दें। और पिछली कोई असाइनमेंट हमारे पास ड्यू नहीं है पेंडिंग किसी भी स्टूडेंट्स की, सबकी ग्रेडिंग हो गई है, असेसमेंट सबकी हो गई है, सबको उनके वीक पॉइंट्स जो हैं बता दिए गए हैं, सैंपल भी हमने नोटिस वाले ग्रुप में भेज दिए हैं, वो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आगे हम मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा। टॉपिक नंबर 2 हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने इसमें पढ़ा था कि मालियाती गोशवारे जो होते हैं उनका तज्जिया और तशरीह किस तरह करना है, मीन्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको देखते हुए आपने किस तरह एनालिसिस करना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक पेज जो लिखा हुआ है वो आपको क्या बता रहा है, या उसमें से आप क्या समझ पा रहे हैं, और वही आपने आगे बताना होता है। पिछली जो असाइनमेंट थी उसमें हमने दिया था ग्रास प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, दो रेशियोज हमने दिए थे, मैंने ये कहा था सिर्फ उनका जवाब आप फाइंड आउट करें। सिर्फ ये ना काफ़ी होगा कि आप उसका जवाब या आंसर फाइंड आउट करेंगे, ये आपका आधा पोर्शन होगा। इसके अलावा आपने बताना है कि जो जवाब आया है वो आपको क्या बता रहा है, तो इससे आपने क्या अखज़ किया है, या इसको इंटरप्रेट करेंगे आप अपने अल्फाज में कि ये जो आंसर है ये क्या बता रहा है, इस कंपनी की सिचुएशंस को ग्रास प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या बता रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या बता रहा है। तो वो आप जो है आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। आज इससे रिलेटेड मैंने थोड़ा सा एडवांस सवाल आपको दिया है, पिछला थोड़ा सा बिल्कुल इजी था, हर बच्चे ने कर लिया होगा 5 मिनट में, अब जो सवाल होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आगे थोड़ा सा हम आसान से मुश्किल की तरफ इंशाल्लाह ताला चलते जाएंगे। तो पिछले जो है वो हमने पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई थी, हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है एक रिपोर्ट होती है, डॉक्यूमेंट्स होती है जो शो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या किसी भी कंपनी की या बिजनेस की परफॉर्मेंस को। किसी भी बिजनेस जो है उसकी परफॉर्मेंस शो हो रही होती है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और लोग इन्हें, जो लोग एजुकेटेड हैं, जो बिजनेस पढ़े हुए हैं, या किसी भी रेवेन्यू इदारे से, डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है जिनका, उन्हें के लिए ज़रूरी होता है कि उन्हें ये स्टेटमेंट्स पढ़ने आनी चाहिए, ताकि कल को वो अंदाज़ा लगा सके कि किसी भी कंपनी की जो रिपोर्ट है 4 पेज हैं, 5 पेज हैं, उन्हें देख कर बता सकता है, समझ सकता है कि ये कंपनी क्या चीज़ है, इस कंपनी की वर्थ क्या है, ये आगे जाके कंपनी फ्यूचर में कैसी होगी, इसका पास्ट क्या था, आज किस हालत में खड़ी हुई है। इसलिए ये कोर्स हमारे लिए भी लाजमी दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है आप लोगों का, इस सिलेबस का ये। तो हमने जो है पिछला जो पढ़ा था हमने पढ़ लिया था इनकम स्टेटमेंट। आज इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इक्विटी स्टेटमेंट जो है, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट, इन तीनों को कंप्लीट कर दें, ताकि नेक्स्ट आगे भी कुछ हमारे हैं कोर्सेज उन्हें भी हमने आगे जाके टच करना है। अच्छा, तो इस तरह है कि कोई इशू तो नहीं है आवाज़ में मेरी में, क्लियरेंस में, या कोई किसी किस्म का, क्योंकि आज टेक्निकल इशू कुछ आ रहा था, तो वो देख लें एक दफ़ा फिर भी अगेन। क्लियर है आवाज सर। चलें ठीक है। चलें आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। जैसा कि नाम भी बताती है, बैलेंस शीट एक ऐसी शीट जो मुतवाजी होती है, बराबर होती है। बराबर होती है मतलब कि कोई भी चीज़ होते हैं उसके डबल साइड होते हैं, डबल इफेक्ट होती है किसी भी चीज़ का। आपकी ज़िंदगी है, उसके भी दो पहलू होते हैं, अच्छा पहलू और बुरा पहलू। अगर वो दोनों बराबर हो जाएं तो क्या है, हम भी मुतवाजन हो जाएंगे, हमारे पहलू जो है ज़िंदगी के वो मुतवाजन मुतवाजन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि एक मुतवाजन पर्सन जो है वो अच्छे काम कर सकता है, वो ज़िंदगी में तरक्की भी कर सकता है। इसी तरह बैलेंस शीट क्या है, ये एक ऐसी शीट होती है जो मुतवाजन होती है।
और ये ही वो शीट होती है जो बता रही होती है किसी भी कंपनी की उसकी पोजीशन, कि वो कंपनी की पोजीशन कैसी है, वो कंपनी बहुत बड़ी है, वो कंपनी छोटी है, उस कंपनी में क्या क्या चीज़ मौजूद है, उसके ऑनर्स ने कितने कितने पैसे लगाए हुए हैं, उन्हें कितना मुनाफा मिल रहा है, उन्होंने कर्जा कितना लिया हुआ है, वो सारा जो मेंशन होता है ना वो बैलेंस शीट में मौजूद होता है। इसलिए इसे कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, क्योंकि ये पोजीशन को शो कर रही होती है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी कंपनी की उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो आउट कर रही होती है, बता रही होती है उस कंपनी को। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे बैलेंस शीट कहते हैं। इसे बैलेंस शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बैलेंस दो साइड बैलेंस होता है, डबल साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, मीन्स के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो वो ये शीट क्या कहते हैं, उन्हें बराबर करती है। अब डेबिट, मैंने यहाँ एक लफ्ज थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट साइड। मैं इस लफ्ज के ऊपर जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि एक लंबी तकरार है, तो अब निकल ही गया। तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करा दूं, जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे, वो डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ होती है। कोई भी आप किसी भी कंपनी से जब मुंसलिक होते हैं, किसी भी कंपनी से लेन देन करते हैं, तो वहाँ पर उस कंपनी में आपके खाता बनाया जाता है। मैंने पहले भी समझाया था आपको। उस खाते को क्या कहता है कंपनी, अपने पास क्या कहती है, अकाउंट कहती है। उस खाते को क्या वो करती है, कहती है अकाउंट। मीन्स के अगर मेरा अकाउंट है किसी कंपनी में तो वो क्या लिखेंगे, मिस्टर मोहम्मद यूनस अकाउंट, ठीक हो गया। और वो अकाउंट क्या होता है, उसमें मेरे मुतालिक सारी ट्रांजेक्शन उस अकाउंट में होंगी। अब वो जो अकाउंट होता है ना, उसकी जो राइट साइड होती है, जो उसकी राइट साइड होती है वो डेबिट साइड कहलाती है, उसकी लेफ्ट साइड होती है वो क्रेडिट साइड कहलाती है। बस इतना आपने याद रखना है। अब इस ये बहुत लंबी जो है ना, जो स्कॉलर हैं या जो पढ़े हैं, जिन्होंने बिजनेस स्टडी पढ़ी है, पीएचडी की है, वो जानते होंगे कि इसके ऊपर भी फिर दो रूल्स आ जाते हैं। ब्रिटानिया का रूल आ जाता है, ब्रिटिश रूल, और एक अमेरिकन रूल आ जाता है। वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर हमारे पास तो अमेरिकन रूल ही पढ़ाए जाते हैं, कि वो 5 हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो मोस्ट इस्तेमाल होते हैं बिजनेस में या इन स्टेटमेंट्स में। वो कौन से होते हैं, एसेट्स होता है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, लाइबिलिटीज होती हैं, कैपिटल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बरतानिया ये कहता है कि ब्रिटिश रूल ये कहते हैं कि नहीं, 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है और इम्पर्सनल अकाउंट होता है। मीन्स इन पर्सनल अकाउंट में 2 अकाउंट फर्दर ऐड हो जाते हैं। लेकिन हमने जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम ब्रिटिश रूल के तहत पढ़ रहे हैं, और उसमें यही है कि 5 अकाउंट होते हैं किसी भी कंपनी के, जो पिलर्स होते हैं, या अकाउंटिंग जो है उसके पिलर्स होते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनके पिलर्स, 5 जो किस्म के अकाउंट्स हैं उन पर वो बेस कर रही होती है। वो कौन से होते हैं, एसेट्स, वो मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सपेंस मैंने वो आपको पढ़ाया था, लाइबिलिटीज वो मैंने आपको पढ़ाया था, ऑनर इक्विटी वो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक हो गया। और इनकम या रेवेन्यू वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये 5 चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। जो इस बच्चे को ये 5 चीज़ें आती हैं, उसे हर चीज़ अकाउंटिंग की आती होगी इंशाल्लाह, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है ना, वो डायरेक्टली इन 5 ट्रांजैक्शन से कोई एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। वो आगे हम प्रूव भी करेंगे इस चीज़ को। इस बहस के ऊपर ज़्यादा लंबा लेंथी नहीं लेके जाना, क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। जो हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस के तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैं अगर आपको पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाए उसमें। ज़ाहिर है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, स्पेशलाइजेशन है, तो वो एक आम चीज़ तो नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ यहाँ तक रहना है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। आपने कोई बुक्स पढ़नी है या कोई डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो आप इन्हीं के रिलेटेड ही देखा करें जितना आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बियॉन्ड ना जाया करें, क्योंकि इससे बियॉन्ड जाएंगे तो फंस जाएंगे, चीज़ों में उलझ जाएंगे, और बाकी जो आता होगा वो भी भूल जाएंगे। तो क्या है कि आज हमने क्या पढ़नी है, बैलेंस शीट पढ़नी है, जिसे हमने क्या कहा था, पोजीशन स्टेटमेंट का नाम भी दिया था। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है इसका नया नाम है। तो क्या होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है उसको हमने आपको पढ़ाया था कि उसका चार्ट कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, नेम ऑफ एंटिटी होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको इसलिए भी नहीं बता रहा, इसकी डेफिनेशन या इसकी कुछ चीज़ें, क्योंकि वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं डबल टाइम इस पर नहीं लूंगा। मैं जिसको कोई इशू है नए स्टूडेंट को इसके समझने में, वो इससे पिछला जो रिलेटेड लेक्चर है वो पढ़े, वहाँ से देखे कि बैलेंस शीट जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके अदर नेम्स क्या हैं, वो सारे वहाँ से देख ले। आज जो है क्योंकि हम इसका थोड़ा सा एडवांस लेक्चर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पढ़ना क्या है, कि हमने पढ़ना है कि अगर बैलेंस शीट आ जाए तो उसको हमने किस तरह इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस उसका किस तरह करना है, मीन्स को उसको देखना किस तरह है, और उसकी तशरीह किस तरह करनी है। एक पेपर हमको दे दिया जाए और उसमें बैलेंस शीट किसी कंपनी की बनी हुई हो और हमसे कहा जाए
कि ये बैलेंस शीट है, इसके ऊपर आप जो है ना ये 10 पेज लिख दें हमें। अगर एफपीएससी में अगर आपको एक बैलेंस शीट दे दी जाती है और आपसे कहते हैं कि 10 पेज आप लिख दें इससे मुतालिक, इसमें क्या चीज़ें हैं और वो क्या बता रही हैं, तो हम इस काबिल हों कि हम वो लिख सकें। हमें जब इसके सारे जो हैं ढांचे का पता होगा, स्ट्रक्चर का पता होगा बैलेंस शीट के, तो तभी हम उन्हें जो है उस उनको एनालिसिस कर सकेंगे, उनको इंटरप्रेट कर सकेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है, वो क्या हमें बता रही है। ठीक हो गया। तो बैलेंस शीट, यहाँ से मुझे एक और चीज़ याद आई, मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट आप लोगों को दी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है, और मैंने उसका डेटा आपको प्रोवाइड किया था। उसमें जो मेन पार्ट होता है ना, ये वाला जो मेन पार्ट था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 80% बच्चों का मिस था। तो जनाब सबसे पहले नेम लिखना होता है कंपनी का। ठीक है, सबसे पहले आपने नेम लिखना है उसका, फिर आपने बताना है बैलेंस शीट है ये या इनकम स्टेटमेंट है, क्या चीज़ है। अब आप लोगों ने मुझे वैसे दे दिया, मुझे क्या पता कि आप ये बैलेंस शीट बनाइए, आपने इनकम स्टेटमेंट बनाइए, या आपने कोई और चीज़ पे सिंपल जो है मैथ कैलकुलेशन करके बताइए मुझे। तो वो जो है कोई किस्म का इशू, जाहिर है वो आप लोग जब तक नो मेंशन नहीं करेंगे उसके ऊपर, पेज के ऊपर, तो उससे जो है पता नहीं चलता। ये जो है कम से कम 3 नंबर का आपका होता है ये पेज, ऊपर वाला 3 लाइन है। ये नेक्स्ट जब अभी आप असाइनमेंट बनाएंगे तो इन चीज़ों का ख्याल करेंगे। इसमें क्या आएगा, कंपनी का नेम आएगा। आपकी कोई कंपनी है नहीं, आप नेम ऑफ द इंटिटी या कंपनी आप क्या लिख देंगे, XYZ लिख देंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, और नीचे आप लिख देंगे एज ऑन। अच्छा, ये चीज़ आप जो है अपने कंसेप्ट में रखें, जब जब बैलेंस शीट का नाम आएगा तो एज ऑन लिखेंगे, आप उसमें कोई भी डेट डाल सकते हैं, एज ऑन लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें आप क्या लिखेंगे, फॉर द या मंथ, फॉर द मंथ या ईयर ऑफ, जो भी है उसमें लिख देंगे दिसंबर 2022 या कुछ भी। लेकिन बैलेंस शीट में एग्जैक्ट डेट लिखी जाती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट पे बता रही होती है हमें कि कितनी किस डेट को क्या वैल्यू है किसी कंपनी की। तो बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि एक साइड पे लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी होती है। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या होता है, एसेट्स होते हैं हमारे। लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी होती है, और राइट साइड पे एसेट्स होते हैं। और इसका नाम हमने क्या पढ़ा है, इसका नाम अभी हमने पढ़ा था कि ये बैलेंस शीट कहलाती है। बैलेंस शीट मतलब कि ऐसा पेज जो बराबर हो दो साइड से। तो इसमें ये जो एसेट साइड वाला पोर्शन है, इसकी जितनी भी वैल्यू होगी, वर्थ होगी, वो बराबर होगी लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी के। वो क्यों बराबर होगी, ये भी एक सवाल है, ये क्यों बराबर होगी। अब एसेट्स हमने क्या पढ़ा था, एसेट्स कहाँ से आते हैं, एसेट्स या तो परचेज किए जाते हैं ना, किसी भी कंपनी में परचेज किए जाते हैं, लिए जाते हैं कहीं से, ताकि अपने काम में वो मुस्तकबिल में यूज किए जा सकें। ऐसे ही होता है। अब लिए कहाँ से जाते हैं, वो पैसों से लिए जाते हैं। कोई कैपिटल मौजूद होता है जो लिया जाता है। अब वो एसेट्स या तो उधार लिए जाएंगे, ठीक है, या तो ये एसेट्स क्या है उधार से आ जाएंगे, या ये कैपिटल जो है उससे आ जाएंगे, या वो क्या करेंगे कैपिटल या उनसे आ जाएंगे। इसलिए अब जाहिर है ये एसेट्स कहाँ से आ रहे होते हैं, लाइबिलिटीज से आ रहे होते हैं या कैपिटल से आ रहे होते हैं। तो इसलिए ये एसेट जो है लाइबिलिटीज ऑनर इक्विटी की साइड के बराबर आ रही होती है। इसके ऊपर आगे एक दो स्लाइड्स हैं, वो मैं आपको इन डिटेल भी समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि एसेट्स जो है वो हमेशा बराबर होता है लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के। मिसाल के तौर पर हमारे हमने जो है 100 रुपये लिए हुए थे उधार, करंट करंट लाइबिलिटीज हमारी 100 रुपये थी, और नॉन करंट भी हमारी 100 रुपये की थी। ठीक हो गया। कैपिटल भी हमारा 100 रुपये का था। तो टोटल क्या था, ये 300 रुपये थे हमारे पास। 300 हमारे पास मौजूद थे। अब हमें 100 रुपये के 200 रुपये के एसेट्स चाहिए थे। 200 के अगर हमने एसेट्स लिए, 200 के हमने एसेट्स लिए, तो मीन्स के वो इन 300 में से लिए होंगे ना, 300 में से लिए होंगे। तो बाकी यहाँ से क्या बच जाता है, 100 बच जाता है। ऐसे ही है, 200 यहाँ से चले जाते हैं ना। इसलिए अब इन ये जो 300 रुपये हैं, इन्हीं में से ही एसेट्स की अमाउंट आएगी, सारी जो भी अमाउंट है इन्हीं में से ही आएगी। इसलिए क्या कहते हैं, एसेट्स हमेशा बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी के। तो ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। कल को कोई न्यूमेरिक आ जाता है, वो आपसे बैलेंस शीट बनवाने का कहता है कि अगर आपकी जो है डेबिट साइड मीन्स के एसेट साइड और क्रेडिट साइड लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी साइड के बराबर ना हुई, तो आपका सवाल गलत होगा। अगर दोनों के साइड का, लेफ्ट और राइट साइड का बराबर बैलेंस हुआ, तो वो आपका सवाल बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे सवाल बड़े आते हैं पेपर में, जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है ना, उसमें भी अगर आप देखेंगे ना, तो हर बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से एक चैप्टर होगा लाजमी। इन तीनों चारों बुक्स में जो मैंने रिकमेंड की थी, आपको भेजी थी, उनमें से देखें तो उसमें से कुछ काफ़ी सवाल होंगे जिनमें बैलेंस शीट बनाने का पूछा हुआ होगा, आपको आइटम्स दिए होंगे मुख्तलिफ और पूछा होगा बैलेंस शीट बनाएं।
या उन्होंने आपसे पूछ लेंगे वो कि बैलेंस शीट में जो रेशियोज इस्तेमाल होती हैं वो बताएं, वो आगे हम करेंगे। तो वो भी आप चेक कर लेंगे वहाँ से अपने कंसेप्ट के लिए। अगर बाकी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होती तो वो आप जो है गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं चेक अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो हमसे रब्ता करें, हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह ताला जो है वो क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। चलें अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एक जो लेफ्ट साइड पे होती है वो लाइबिलिटीज होती हैं हमारे पास सबसे पहले। अब लाइबिलिटीज जो हैं वो क्या है थी, हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज जो होते हैं वो डेट्स होते हैं, कर्जा होता है जो हमने किसी भी बाहर वाले बंदे से लिया होता है, किसे अदर देन ओनर इक्विटी, अदर देन ओनर्स जो होते हैं, कंपनी के मालिक जो होते हैं, मालकान होते हैं, उनके अलावा जो हमने कर्जा लिया हुआ होता है वो हमारी लाइबिलिटीज कहलाती हैं। अब लाइबिलिटीज या तो हमारे जो मैनेजमेंट से भी ले सकते हैं, हम बाहर के किसी बंदे से भी ले सकते हैं, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, ऐसे इदारे जो कर्जे देते हैं, मालियाती लेन देन करते हैं, जिसमें बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, और ये नेशनल बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, खैबर बैंक, या जो भी बैंक हैं, वो छोटे बड़े बैंक, वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कहलाते हैं, या कुछ और भी इदारे होते हैं। अब लाइबिलिटीज दो किस्म की होती हैं। अब शायद मैंने पहले पढ़ाया भी था, इसमें एक क्या होता है करंट लाइबिलिटीज, और दूसरा कौन सा होता है नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक हो गया। अब बड़ा आसान है, देखने में बड़ा मुश्किल है लेकिन समझने में बड़ा आसान है ये। करंट लाइबिलिटीज कौन सी हैं, मीन्स करंट, मौजूदा लाइबिलिटीज, मौजूदा लाइबिलिटीज, करंट मतलब कि मौजूदा लाइबिलिटीज। अब बिजनेस ये कहता है कि आपके ऐसे कर्जाजात जो आपने कारोबार के 1 साल के अंदर अंदर अदा करने हैं, वो आपके करंट लाइबिलिटीज या करंट कर्जाजात कहलाएंगे। ठीक है, मौजूदा कर्जाजात जिन्हें कहते हैं। अब इसे मौजूदा कर्जाजात क्यों नाम दिया गया है इसे, क्योंकि बिजनेस जो चला रहा हम चला रहे हैं मौजूदा साल के लिए चला रहे हैं। हर साल के लिए अलहदा स्टेटमेंट बनती हैं, हर साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलहदा बनती हैं, पिछले साल की पिछले साल के लिए थी, अगले साल के अगले साल के लिए। अब करंट लाइबिलिटीज मौजूदा लाइबिलिटीज ऐसी या ऐसे कर्जाजात, ऐसी लाइबिलिटीज या ऐसे डेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर जो अदा कर दिए जाएं, वो क्या कहलाते हैं, करंट लाइबिलिटीज कहलाते हैं। ठीक हो गया। दूसरे दूसरे कौन से होते हैं, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको इतना समझाया, इसके आगे जाके थोड़ा सा आपको मैं एडवांस करके समझाऊंगा कि करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। अब आप काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर एग्जांपल भी दें, वो आगे जाके देंगे, पहले फिलहाल आप एक पांचों जो हेड हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं जो बैलेंस शीट में इस्तेमाल होती हैं, लाइबिलिटीज, एसेट्स और कैपिटल, या ऑनर इक्विटी, कैपिटल को दूसरा नाम ये कह सकते हैं, ये 3 चीज़ें हो रही हैं। पहले हम तीन चीज़ों को समझ लें आसानी से, फिर हम समझेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी और चीज़ें हो सकती हैं। और फिर इसके बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसके बाद फिर हम आपको इसका एक सैंपल भी दिखाएंगे कि इसका सैंपल किस तरह हो सकता है। अच्छा, तो हमने पढ़ा है कि करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज या ऐसे डेट्स या ऐसा उधार होता है, ऐसा कर्जा होता है जो हमने 1 साल के अंदर अंदर अदा करना होता है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज या ऐसा कर्जा होता है जो करंट नहीं होती, मतलब कि अब एक कर्जा वो है जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर देंगे, दूसरा कर्जा ऐसा होगा जो 1 साल के बाद बाद हम पे करेंगे। तो ऐसे ही है बिल्कुल। तो करंट लाइबिलिटीज के अलावा जो भी डेट्स या लाइबिलिटीज होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटीज जो लाइबिलिटीज होती हैं इन्हें हम लॉन्ग टर्म डेट्स का नाम भी देते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का नाम भी इन्हें हम देते हैं। ये कौन सी डेट्स होते हैं, ये ऐसे कर्जाजात या डेट्स होते हैं जो जो हमने 1 साल के बाद बाद अदा करने होते हैं, वो लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है कैपिटल की। कैपिटल से क्या मुराद है, कैपिटल से मुराद वो अमाउंट या वो इन्वेस्टमेंट या वो असासा जात हैं जो ओनर्स जो होते हैं वो कारोबार में लेकर आते हैं, कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स के जो भी कारोबार के मालिकान हैं, मालिक हैं, वो कारोबार में जो रुपया पैसा लगाएंगे, जो असासा जात एसेट्स लगाएंगे, या कुछ भी कारोबार में अगर 1 रुपया भी लेके आएंगे, एक पेंसिल लेकर आएंगे, एक पेन लेकर आएंगे, एक सोना लेके आएंगे, जमीन लेकर आएंगे, कुछ भी लेकर आएंगे, कैश लेकर आएंगे, कुछ भी लेकर आएंगे, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या पढ़ी, हमने लेफ्ट साइड पर हमने पढ़ा कि करंट लाइबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, और कैपिटल होता है। ठीक हो गया। अब राइट साइड पे हम आ जाते हैं। राइट साइड पे क्या होता है, एसेट साइड होता है। एसेट्स कौन से होते हैं, वही करंट
या नॉन करंट एसेट्स, वही होता है। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाने हैं। ठीक हो गया? ऐसे एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाने हैं, या ऐसे जो है चीज़ें या ऐसे एहसाजात जिनका फ़ायदा कंपनी को एक साल के अंदर अंदर मिलना है, वो क्या कहलाएंगे? करंट एसेट्स कहलाएंगे। मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लें। ऐसे एहसाजात, ऐसे एसेट्स जिनका इस्तेमाल कंपनी ने एक साल के अंदर अंदर करना है और उनका फ़ायदा कंपनी ने एक साल के अंदर अंदर ले लेना है, या ऐसे एहसाजात जो एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाने हैं, कंज्यूम हो जाने हैं, वो करंट एसेट्स कहलाएंगे। ठीक हो गया? नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जो करंट एसेट्स नहीं होते, या करंट एसेट्स के अलावा जितने भी एसेट्स हैं, असासाजात हैं, वो क्या कहलाएंगे? नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं, या फिक्स एसेट्स भी उन्हें कहा जाता है। जिस तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती थी ना, इस तरह लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं। मतलब जो एक साल के से ज़्यादा अरसा तक उनका फायदा लिया जाता है। अब जैसा मैं आपको बता दूं, आप जो है लेदर का काम करते हैं, शू फैक्ट्री है आपकी। अब आपने शूज बनाए हैं, ठीक हो गया? अब उसमें इन्वेंट्री है, शूज आपने बना ली है, वो आपकी क्या बन गई? इन्वेंट्री बन गई, या आपकी स्टॉक बन गया, क्लोजिंग स्टॉक जो आपकी कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है। अब वो एक साल के अंदर अंदर सेल होना है, जो आपने बनाया है, जाहिर है उसे आप सेल तो करेंगे ना, और एक साल के अंदर अंदर आप उसे सेल कर देंगे। तो ये क्या है? आपका करंट एसेट्स है, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर सेल हो गया, कंज्यूम हो गया, और इसका मुनाफा जो है एक साल के अंदर अंदर आपने ले लिया, ये करंट एसेट्स है। अब फिक्स एसेट्स क्या हैं? कि आपने जमीन है आपकी, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई हुई है। अब इसका फायदा एक साल तक तो नहीं ना रहना, ये तो जब तक शायद कंपनी है, जब तक जमीन आपके बिजनेस की है, अपनी कंपनी की है, जब तक जो है ये बिल्डिंग आपका काम जो है, बिल्डिंग हो सकता है 10 साल चले, 20 साल चले, 40 साल चले, 70 साल चले, पता नहीं कब तक चल सकती है बिल्डिंग। तो एक साल से ज़्यादा ही चलेगी, तो इसलिए इसे फिक्स एसेट्स कहते हैं। ठीक हो गया? दूसरा, मैं आपको यहाँ एक और चीज़ क्लियर करता आता जाऊँ, दूसरी डेफिनेशन बाद बुक्स ये भी कहती हैं, फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक जगह फिक्स होते हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ना लेके जा सकते हों, वो भी फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। तो ब्रिटिश रूल तो ये कहता है कि जमीन, कोई भी आपकी बिल्डिंग जो है ना, वो 4 साल तक आप उसका फायदा ले सकते हैं। अब जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हो, उसका वो जाहिर वेयर्स एंड टेयर्स भी होती है, मीन्स कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी वैल्यू कम होती है ना, वो घिसती है, वो मतलब कि क्या करते हैं हम उसे आसान से अल्फाज में ये कह सकते हैं, जैसे इस्तेमाल करते हैं वो कम होती जाती है। एक बिल्डिंग है, आज वो आपने जब बनाई वो 1 करोड़ रुपए की थी, तो 10 साल बाद वो 1 करोड़ की नहीं होगी, उसकी वैल्यू हो सकता है 10 लाख रुपए हो उस बिल्डिंग की। जमीन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है बिल्डिंग पुरानी होती जा रही है, मीन्स कि वो वियर्स एंड टीयर्स उसका होता जा रहा है, और ये जो उसमें ग्रेजुअली वियर्स एंड टीयर्स जो होता है ना, उसकी वैल्यू में कमी होती है, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो फिक्स एसेट जो भी होते हैं वो क्या करते होते हैं, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन ली जाती है, मतलब डेप्रिसिएट होते हैं वो, उनकी वैल्यू कम होती है, वो इस्तेमाल होते जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, वो पुराने होते जाते हैं। ठीक हो गया? तो आगे हम पढ़ेंगे फर्दर इनकी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स की कौन कौन से होते हैं ये, या करंट लाइबिलिटीज कौन कौन से हो सकती हैं, वो आगे हम चल के पढ़ते हैं। यहाँ तक आई आई होप सो कि सबको क्लियर है। तो एक बच्चे का है कि मशीन से शूज बनाए गए हैं, वो फिक्स एसेट्स में आएगा? नहीं, ये फिक्स एसेट नहीं होगा। ठीक है? ये दोनों डेफिनेशंस को कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक तो क्या है कि ये एक साल के अंदर अंदर शूज कंज्यूम हो जाने हैं, या आपने सेल करने हैं। कोई भी चीज़ जो होती है ना, जो आपने सेल के लिए ली हुई होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। जो फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं वो सेलेबल नहीं होते, वो सेल्स नहीं किए जाते। ठीक हो गया? तो इन्वेंट्री जो है, आपने शूज जो बनाए वो आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी ना, उसी की मैंने एग्जांपल आपको दी थी, वो करंट एसेट्स हैं, उसको एक साल के अंदर अंदर उसने सेल आउट हो जाना है। ठीक हो गया? तो फिक्स एसेट्स जो है वो एक साल के अंदर अंदर सेल नहीं होते। और दूसरी बात है कि ये शूज जो हैं उन्हें तो एक जगह से उठा कर दूसरी जगह मिनटों में, आप सेकंडों में रख सकते हैं। मशीनरी जो है उसमें पूरा दिन लग जाता है, वो जल्दी से जो क्या है, जाए मशीनरी कुछ ऐसी किस्म की होती है कि एक जगह जहाँ फिट आउट आपने कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, उसके बाद उसे आप हटा नहीं सकते वहां से, अगर हटा देंगे तो खत्म हो जाएगी। तो क्या है फिक्स एसेट्स? क्या है? ऐसे एसेट्स हैं जिनका फायदा एक साल से ज्यादा हो। चलें आगे चलते हैं।
तो बैलेंस शीट में वही चीज़ जो मैंने आपको एक ज़बानी कलाम में आपको समझाई है, उसको अगर हम देख लें यहाँ के पर्सपेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में, वो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। कुछ बच्चों के इश्यूज ये भी थे कि वो अंडरस्टैंडिंग उनकी थोड़ी सी कम है, वो नॉन बिजनेस हैं। तो वो यही कहते हैं कि सर हमें लिख भी दिया करें ताकि हमें आसानी से समझ भी आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है। तो क्या है करंट एसेट्स, क्या होते हैं? करंट एसेट्स हमारे हैं एसेट्स दैट विल बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन ईयर, इंक्लूडिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये डेफिनेशन क्या है? जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं वो समझने के लिहाज से ये आपको थी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर एक्चुअल डेफिनेशन आप लिखें देखें करंट एसेट्स की, कुछ बुक्स ऐसी होंगी वो कुछ डेफिनेट डिफाइन उसको मुख्तलिफ तरीके से कुछ और कर रही होंगी। फॉरेन बुक्स जो हैं उसको डिफाइन और तरीके से करती हैं, लोकल बुक जो हैं उसे मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करती हैं। एक जनरल डेफिनेशन जो बनती है, जो ली जाती है करंट एसेट्स की, वो ये ली जाती है कि एसेट्स ऐसे एसेट्स या ऐसे असासाजात जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं या एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कन्वर्टेड टू कैश विद इन ए ईयर, ये क्यों है? ये वही चीज़ है, घबराना नहीं, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही है ये चीज़। जाहिर जब कोई चीज़ कंज्यूम होगी तो कैश मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? कैश ही मिलेगा ना। जैसे कोई चीज़ आपकी कंपनी की कंज्यूम हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, सेल आउट हो रही है, तो उसके बदले आपको कैश ही मिल रहा है। तो मीन्स के क्या है कि कोई भी एसेट जो एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश में या वो कंज्यूम हो जाए, वो क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स कहलाएगा। अकाउंट रिसीवेबल मैंने आपको बताया था। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जिनसे आपने अमाउंट रिसीव करनी है फ्यूचर में, वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। या वो अमाउंट या ऐसे डेट्स जो आपने लोगों से लेने हैं वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया, जो आपका स्टॉक होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे अखराजात होते हैं जो आपने पहले ही कर चुके होते हैं। दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक प्रीपेड और एक पोस्ट पेड। ठीक हो गया? प्रीपेड मतलब कि एडवांस एक्सपेंसेस जो आपने पे कर दिए, आप पे कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो क्लियर है करंट एसेट्स। दूसरा मैंने बताया था आपको फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये, तो क्या है कि फिक्स एसेट्स भी कहते हैं इन्हें, नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर फर्दर छोटी छोटी एग्जांपल्स भी बनाई जाती हैं, सब हेडिंग्स भी बनती हैं, उससे आपने घबराना नहीं है। फिक्स एसेट्स हमने क्या कहा? ऐसे एसेट्स हैं जो आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट ना कर सकते हो, या जिन्हें आप एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल ना कर सकते हो, या जो एक साल के अंदर अंदर खत्म ना हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं? फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। अच्छा, पीछे शायद एक बच्चे का कोई इशू हो, तो प्रीपेड को समझने के लिए प्रीपेड का मुझे याद आया कि जैसा कि सिम होती थी पहले, प्रीपेड सिम होती थी और पोस्ट पेड सिम जो चलती हैं हमारी। तो प्रीपेड क्या है? ऐसी सिमें होती हैं जिनका जो है बिल हम एडवांस में पे कर देते हैं। और पोस्ट पेड ये है कि जिनका वो पहले हम इस्तेमाल करते हैं। या जैसे अगर आजकल की जो आमतौर पर सिम इस्तेमाल होती हैं, पहले आप उसमें कैश वो बैलेंस डलवा देते हैं। तो आप पहले से बैलेंस डलवाते हैं फिर उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो प्रीपेड हमारा एक्सपेंस है ये कि पहले आपने सिम में पैसे डलवा दिया है, बेशक इस्तेमाल किया या नहीं किया, तो आप प्रीपेड एक्सपेंस है। लेकिन कुछ सिम ऐसी होती हैं, तो पोस्टपेड सिम में जिन्हें क्या करते हैं कि आप इस्तेमाल करते रहते हैं पूरे साल, और साल या पूरा महीना या पूरे साल, और महीने बाद उसका बिल बनकर आ जाता है जितना आपने इस्तेमाल किया, तो वो पोस्टपेड सिमें कहलाती हैं। क्लियर है? अब तो फिक्स एसेट कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स या असासाजात होते हैं जो कंपनी क्या करती है एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकती, या क्या है जो लॉन्ग टर्म चलते हैं कंपनी के साथ, या जिनका फायदा एक साल से ज्यादा अरसे तक हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स कहलाते हैं, या लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? तो जिसे जैसे में एग्जांपल है बिल्डिंग, ठीक हो गया, लैंड हो गई, जमीन आपकी हो गई, तो वो भी क्या है? आपकी फिक्स एसेट्स में आती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं चलता बताता चलूँ, मैंने ये बताया था कि जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं सारे डेप्रिसिएट होते हैं। तो कोई मुझसे अगर ये पूछे कि सर करंट एसेट्स क्या होते हैं, ठीक हो गया, तो उसका भी एक जवाब है, बड़ा लेंथी सा। चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिक्स एसेट्स क्या है? वो डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था कि ये डेप्रिसिएट होते हैं, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन ली जाती है कि जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं इनकी वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन ज़मीन जो है, लैंड जो है, ये कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। अकाउंटिंग में ज़मीन के लिए कभी भी डेप्रिसिएशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, ये नॉन डेप्रिसिएबल होती है ज़मीन। अच्छा, बिल्डिंग जैसे करंट एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स है बिल्डिंग, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है ये ज़्यादा अरसे तक रहना है, एक साल से ज़्यादा तक बिजनेस में इस्तेमाल होती है।
या कुछ भी इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट्स किसे कहते हैं? औजार होते हैं, आलात होते हैं, ऐसे आलात जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके औजार जो है, मशीनरी वगैरह जो है, वो क्या कहलाती हैं? आपके फिक्स एसेट्स ही कहलाते हैं। तो क्लियर है करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में कोई डिफरेंस हो? अच्छा, कुछ बुक्स में जो है ना फर्दर कुछ चीज़ें होंगी, टेंजिबल एसेट्स भी आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स भी आएगा, ठीक है, कंटीजेंट एसेट्स आएंगे, कंटीजेंट लाइबिलिटीज आएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा टच दे जाता हूँ। मे बी ये कहीं आपको इन फ्यूचर देखने में आ जाए। अगर ये ना हो फिर आप कहें कि सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ये चीज़ स्किप करा दी है, तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कुछ चीज़ें कि लेंथी हो जाती हैं चीज़ें। तो इतनी लेंथी में आप लोगों को लेकर नहीं जाना उन्होंने, क्योंकि आप जो है ना, एक तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं 14 या फिर एजुकेशन के लिए, और या 16 के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप को उन्होंने सिंपल टर्म में रखा है, आपको उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रखा है, ना कि उन्होंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एडवांस अकाउंटिंग में रखा हो या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रखा हो, जहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर बाज़ औक़ात आ जाते हैं फिक्स जो एसेट्स हैं ना, फिक्स एसेट्स, इसमें बाज़ औक़ात आ जाते हैं टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स ऐसे असासाजात होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वही बात जैसे बिल्डिंग है, ज़मीन है या इक्विपमेंट है, इन्हें छू सकते हैं हम, ठीक है, इसलिए टेंजिबल हैं ये टेंजिबल एसेट्स। नॉन टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे असासाजात होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे भी असासाजात होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कंपनी कोई बनाई है, अब कंपनी का एक ट्रेडमार्क है, जैसे जो है होंडा का एक ट्रेडमार्क है, होंडा, या निसान का एक ट्रेडमार्क है, निसान। ये नाम स्पेशल उसे रख दिया जाता है, आप उस नाम को आप छू तो नहीं ना सकते। तो वो क्या है? आपका इंटेंजिबल एसेट है। ऐसे ही आपकी गुडविल होती है। आप कोई कारोबार जब साल साल कर लेते हैं ना, तो आपकी कंपनी की एक रेपुटेशन बन जाती है कि आपकी कंपनी की नाम सेल होता है। जैसे आजकल जो, अगर आप जाएं ना, खादी पे चले जाएं, आप निशात पे चले जाते हैं, आइडियाज पे जाएं, वो बेशक गंदी से गंदी चीज दे रहे होते हैं, लेकिन प्राइस वो अगर आपसे 10,000 मांगे तो आप तैयार होते हैं 10,000 देने के लिए। वो क्या वजह है? क्योंकि उनका नाम है, जो उन्होंने नाम बनाया है ना पूरी जिंदगी में, पास में, वो नाम को बिजनेस कहता है कि ये जो नाम बनाते हैं वो पास से गुज़श्ता वक्त से, वो जो नाम है वो गुडविल कहलाता है उस कारोबार का, किसी भी कारोबार का। आप जब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आए, तो दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो वहां पे लोग आपको मुंह भी नहीं लगाते, कोई आपको कर्जा नहीं देता, कोई चीज नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ये बंदा कैसा है। लेकिन जब आप वहाँ पे 5-10 साल लगा लेते हैं, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, लोगों को पता चलता है कि जनाब आप भी यहाँ पर रहते हैं। तो कल को आप उधार मांगते हैं, वो उधार आपको दे देते हैं, क्योंकि आपकी गुडविल बन जाती है। जब आप उन्हें पे करते रहते हैं, लेते रहते हैं, पे करते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो एतमाद बन जाता है। उस एतमाद का नाम गुडविल है कारोबारी जुबान में। वो भी इंटेंजिबल है, उसे देख तो नहीं ना सकते। क्या आप देख सकते हैं? आप अपने एतमाद को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो क्या है? ये इंटेंजिबल आपका एहसास है। तो इससे नहीं घबराना। और दूसरा मैंने एक और नाम लिया, कंटीजेंट एसेट्स। कंटीजेंट वर्ड क्या है? कंटीजेंट इंग्लिश मीनिंग में देखें वही है कि कंटीजेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो जिनका पता नहीं होता कि ये होने हैं या नहीं होने, हो सकता है इन फ्यूचर में हो जाएं। जैसा आपकी कंपनी की पॉलिसी थी, या जैसे पेल है 10 साल की वारंटी देता है फ्रिज के ऊपर। तो एक शॉपकीपर था मेरी तरह, वो बड़ा, उसने एक शॉप रखी, चीज मशीन, वो फ्रिज रखा, और 10 साल तक वो फ्रिज सेल आउट ही नहीं हुआ। 10 साल बाद एक कस्टमर आ गया और उसने वो फ्रिज ले लिया, और वो दूसरे दिन ही खराब हो जाता है। जनाब वो कस्टमर कहता है कि शॉप के पास आता है मेरे पास, मुझसे कहता है कि सर ये तो फ्रिज खराब हो गया है। तो उसने कहा कि इसकी, तो मैं कहता हूँ 10 साल वारंटी है इसकी। तो वो मुझसे कहता है बिल्कुल सर, आपने 10 साल वारंटी दी थी, तो इसे चेंज करवाएं या जो भी है कराएं, इसका क्लेम करवाएं। मैं कंपनी को फ़ोन उठाता हूँ, कंपनी के मैनेजर से बात करता हूँ कि इसे जो है ना क्लेम कर दें, ये फलां फ्रिज है। वो कहते हैं ठीक है, आप क्लेम हमें भेजें, हम बता देते हैं। जब क्लेम मैं उससे भेजता हूँ, तो वो कंपनी का मैनेजर मुझसे कहता है जनाब ये तो एक 10 साल और 2 दिन का हो गया फ्रिज बने हुए को, तो इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं बनता अब आपका। तो मैं कहता हूँ आपने ये कहा था 10 साल जो है वो इसकी वारंटी है। तो वारंटी तभी शुरू होती है ना जब चीज़ बनना शुरू, जब चीज़ जो है वो सेल आउट हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम 10 साल जब बनी है उसके बाद देते हैं। तो मैं चला जाता हूँ अदालत में केस कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरा कारोबार है, हायर वालों को या पेल वालों को नहीं पता कि ये केस उनके खिलाफ जाना है या उनके हक में जाना है। हो सकता है अगर उनके खिलाफ चला जाए कभी भी केस, और कंपनी को एक फ्रिज देना, एक्सचेंज करना पड़ जाए, या पैसे देने पड़ जाए, रिपेयर स्पेयर पार्ट्स या इक्विपमेंट उसके देने पड़ जाए, तो उसके लिए वो कंटीजेंट एसेट है। तो अचानक से आ गया उसका, ठीक हो गया।
या कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसे अचानक से देनी पड़ गई है, या ऐसे कंटीजेंट एसेट्स हैं, उसको उसको कहीं से रिकवरी हो गई है, उसने किसी के ऊपर जो है वो लॉस आउट किया हुआ था किसी के ऊपर। तो क्या है, कंटीजेंट एसेट्स हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं, या कंटीजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिनका होने ना होने का पता नहीं होता फ्यूचर में, कि उनका उन्होंने होना है या नहीं होना। तो ये तीन टर्म्स बाज़ का इस्तेमाल होती हैं, एडवांस बुक होते हैं, फॉरेन अथर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, कंटीजेंट एसेट्स जो है, या टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो मेन जो है वो नॉन ग्रेजुएट नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को देख लें या इन्हें समझ लें। चलें आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास करंट लायबिलिटीज जो हमें, वो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, क्या होती हैं। डेट्स या उधार कर्जा पेबल विद इन ईयर। तो ऐसा कर्जा जो एक साल के अंदर अंदर पे करना है वो क्या कहलाते हैं, करंट लायबिलिटीज कहलाते हैं। जैसे कि रेंट होता है, मंथली पे करते हैं आप, साल एक साल के अंदर अंदर पे करते हैं। यूटिलिटीज हो गए, बिल आपके माहाना पे करते हैं। टैक्सेस आप साल में पे कर देते हैं एक साल के अंदर अंदर। या पेरोल होता है, पेरोल मीन्स आपके जो तनख्वाहें होती हैं वो हर साल दी जाती हैं, 6 महीने में दी जाती हैं, साल में के अंदर दे दी जाती हैं। ये आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, क्योंकि लायबिलिटीज है ना, ये आपने देने हैं। रेंट है वो आपने देना है, आपके ऊपर कर्जा है। यूटिलिटीज है, बिल है, वो आपके ऊपर कर्जा है। टैक्सेस है वो आपके ऊपर कर्जा ही है ना। पेरोल है वो आपके ऊपर कर्जा ही है ना, आपने पे करना है। तो कर्जे से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि क्या किसी से पैसे लिए हुए हैं वो ही है। कर्जे से मुराद क्या है कि कोई भी चीज़ जो आपने किसी को देनी हो, रिटर्न करनी हो, वो आपके ऊपर क्या कहलाती है, जिम्मेदारी कहलाती है, लाइबिलिटीज कहलाती है, डेट्स कहलाता है आपका। क्लियर है? चलें जी। अच्छा, तो कैपिटल दूसरी कौन सी है, वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज हमने पढ़ा, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पढ़ा, या ये ऐसे डेट्स होते हैं जो एक साल से ज्यादा के होते हैं, या एक साल से ज्यादा पे करने होते हैं, बियॉन्ड 1 ईयर होते हैं जो। ठीक है, बियॉन्ड द 1 ईयर होते हैं, या एक साल से बाद बाद तक पे करने होते हैं। अब जो है एक इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे मैं आपको एक और भी बताता चलूँ। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, आई थिंक सो कि मैं मास्टर में एमकॉम मेरी जारी थी, तो ऐसा हुआ कि एक सवाल बड़ा मुश्किल सा आया पेपर में, या सर समझा रहे थे, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो उसने एक सवाल दिया कि एक शख्स था, उसने 10 लाख रुपए लिए किसी से, और 1 लाख उसने कहा कि हर साल पे करेगा वो। 10 साल के लिए कर्जा था, और हर साल वो पे करेगा। इस साल में 1 लाख पे कर दिया, अगले साल में 1 लाख पे कर दिया, तीसरे साल में तीसरा लाख पे कर दिया, चौथे साल में 1 लाख। मतलब वैसे 10 साल में उसने पूरे करने थे। अब मुझे आप में से कोई स्टूडेंट ये बता दे कि एक साल में टोटल 10 लाख का कर्जा था, जाहिर है 10 साल के लिए 10 लाख, तो मीन्स के क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म डेट है। जो एक साल में उसने पहले साल में 1 लाख पे करना है, वो करंट लाइबिलिटीज में आएगा या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा? ये मुझे जल्दी से कोई मैसेज कर दे, बता दे कि आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है इसमें। अगर आप लोग इसका जवाब दे जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप लोग बड़े जो है ना स्कॉलर बन जाएंगे मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल करंट, सबने काफी लड़कों ने, बल्कि तमाम लड़कों ने ये जवाब दिया कि करंट बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है वो एक साल के अंदर अंदर पे कर रहे हैं ना हम। 10 लाख का वो हिस्सा जो एक साल के अंदर अंदर पे हो रहा है वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। बाकी 9 लाख क्या है, वो लॉन्ग टर्म डेट्स में आ जाएंगे। वो 1 लाख आपका करंट डेट्स में आ जाएगा, क्योंकि करंट इस साल में एक साल के अंदर अंदर आपने उसे पे कर दी है। गुड, वेरी गुड, आपकी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई है। ठीक हो गया। अब लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं वो 2 साल के भी हो सकते हैं, 3 साल के भी हो सकते हैं, 20 साल के भी हो सकते हैं, 50 साल के भी हो सकते हैं, सो ऑन, जितने मजे के हो जाएं। एक साल से ऊपर के हों, हमें गर्ज नहीं है कि ये कितने साल के हों, बस एक साल से ऊपर के हों हम बता देंगे कि सर ये लॉन्ग टर्म डेट्स में आएंगे। तीसरा जो है वो लेफ्ट साइड की हमने पढ़ी, कैपिटल कैपिटल या शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक हो गया। कैपिटल या शेयर होल्डर्स इक्विटी ये कौन सी अमाउंट होती है? ऐसी अमाउंट होती है जो ओनर्स ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई होती है। ये इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया था आपको पता होगा, एक टर्म से मैंने पढ़ाई थी। बैलेंस शीट के आइटम्स आपको हो गए क्लियर? कोई इश्यू हो तो? हमने पढ़ लिया, एसेट्स को पढ़ लिया हमने, करंट लायबिलिटीज को पढ़ लिया, लॉन्ग टर्म डेट्स को पढ़ लिया, शेयर होल्डर इक्विटी को पढ़ लिया हमने। तो एक शुरू में मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि इसका बैलेंस बराबर होता है लेफ्ट और राइट को। एक इक्वेशन है जो कारोबार में हमेशा इस्तेमाल होती है, किसी भी कारोबार में, उसे हम कहते हैं
ऑनर इक्विटी इक्वेशन स्टेटमेंट या ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी की इक्वेशन स्टेटमेंट जो इस्तेमाल होती है, जैसे अलजेब्रा में या दूसरे जो इक्वेशन इस्तेमाल होती है ना, इसी तरह इसमें भी होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दूसरी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि टोटल एसेट्स जो हैं वो बराबर होते हैं टोटल लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी के, टोटल लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी के। ठीक है, मींस के राइट साइड हमेशा बराबर होगी लेफ्ट साइड के। लेफ्ट साइड पे कौन से होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं और ऑनर इक्विटी होता है। ठीक है, राइट साइड में कौन से होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज करंट भी हो सकती हैं, नॉन करंट भी हो सकती हैं। अब शेयर होल्डर्स कैपिटल जो है उसमें फिर रिटेन अर्निंग भी आ सकती हैं। जाहिर है आपने मुनाफा जो कमाया था इनकम स्टेटमेंट में, आपने जो बनाया थी इनकम स्टेटमेंट, उसका कुछ हिस्सा तो आपने मुनाफा के तौर पर दे दिया था ना ओनर्स को, वो डिविडेंड बन गया था। जो बाकी बच गया था रिटेन अर्निंग, वो यहाँ कैपिटल में शेयर के जो उनका कैपिटल होता है उसमें आके जमा हो जाती है। इसलिए ये दो जो है कैपिटल जो है वो रिटेन अर्निंग और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उनका मजमुआ होता है हमेशा। तो ठीक है, ये इक्वेशन एक इस्तेमाल होती है, आपने जहन में भी रखेंगे, कभी बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखिएगा बैलेंस शीट दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए आपकी, तो इट्स मीन कि वो बराबर है, आप परफेक्टली ठीक हैं आपकी बनाई हुई बैलेंस शीट। चलें, तो इसके बाद जो है ये भी यहाँ समझ लें आप, वही बात कि बैलेंस शीट या अकाउंटिंग इक्वेशन जिसे हमने अभी कह रहे थे कि एक इक्वेशन इस्तेमाल होती है जिसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, कि अब या बैलेंस शीट इक्वेशन का नाम दिया जाता है। वही टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। इसमें क्या होता है, एसेट्स होते हैं, एसेट्स क्या है, व्हाट यू ओन। ठीक है, कि आपने क्या, आपके पास है अपना, ओन क्या हुआ, आप किस चीज़ के मल्की मालिक हैं आप। लाइबिलिटीज हैं व्हाट यू ओए, क्या आपने किसी और से लिया हुआ है। और इक्विटी क्या है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंसेस, कि आपकी जो अमाउंट बच गई है, जितने अखराज हैं उनको पे करने के बाद वो आपकी क्या बन जाती है, इक्विटी बन जाती है। ठीक हो गया। तो ये जो है कुछ आइटम्स मैंने दिए हैं आपको, पहले मैंने आपको समझा दिया है। अगर डायरेक्टली मैं आपको ये चीज़ एक देता ना पूरा नक्शा, तो आप लोगों ने बड़ा घबरा जाना था कि ये क्या चीज़ है बड़ी मुश्किल सी। अब आपको पता है इसमें से क्या चीज़ है, आपको पता है कि करंट लाइबिलिटीज़ को आपको पता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का आपको पता है, कैपिटल का आपको पता है, करंट एसेट्स का आपको पता है, फिक्स एसेट्स का आपको पता है। बस अब आपने क्या करना है, इसके अंदर चीज़ें समझनी है कि वो कौन कौन से हो सकती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, यहाँ बताया गया है। ये जो बताई गई हैं इनके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं करंट लाइबिलिटीज, वो आप खुद देख लेंगे कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं जो एक साल के अंदर पे की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सर जो है, यहाँ पे जो है कुछ मैंने दी हैं, वो है सबसे पहले है ट्रेड क्रेडिटर्स। मैंने आपको एक लफ्ज़ पढ़ाया था पहले, क्रेडिटर्स कौन से होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनकी के कुछ पैसे आपने देने होते हैं, या आपकी कंपनी ने जिनको कुछ देना होता है, पैसे देने होते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके क्रेडिटर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। ट्रेड क्रेडिटर्स मीन्स के ऐसे लोग जो आपके साथ ट्रेड करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके आपने कुछ पैसे देने हैं और वो एक साल के अंदर अंदर देने हैं, तो वो आपके ट्रेड क्रेडिटर्स क्या कहलाएंगे, करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगे आपकी। अगर ये 2 साल में देनी होती तो फिर ये लॉन्ग टर्म में चली जाती है। वो खुद बताएगा सवाल में आपको कि ट्रेड क्रेडिटर्स एक साल के अंदर, अगर वो कुछ भी ना बताए तो ये ऑटोमेटिकली समझने की बात होगी कि वो करंट लाइबिलिटीज होंगी। अगर वो लॉन्ग में होगी तो बता देगा कि 2 साल के हैं, ये 2 साल में पे करने हैं। बिल पेएबल्स, कुछ बिल थे आपने वो पे करने हैं, किसी से कोई चीज़ें ली थी आपने कहीं से, उसके बिल्स बनकर आ गए हैं तो एक साल के अंदर अंदर पे करने हैं, वो बिल पेएबल जो हैं जितने भी होते हैं वो भी आपके करंट लायबिलिटीज कराती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं आपके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे, कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने देने होते हैं किसी को भी, एक्सपेंस अकर्ड हो गया है लेकिन उसकी अमाउंट अभी आपने नहीं दी, तो वो क्या कहलाएगा आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस मैंने आपको पढ़ाया था 2 किस्म के होते हैं, एक कौन सा होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी पेमेंट आप जो है एडवांस में पे कर देते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं कि अखराजात पहले आप कर लेते हैं, पेमेंट आपने बाद में देनी होती है एक साल के अंदर अंदर, वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये करंट लाइबिलिटीज हो सकती हैं। एडवांस या अनअर्नड इनकम जो है आपकी, अनअर्नड इनकम कौन सी होती है, ऐसी इनकम होती है जो आप एडवांस में ले लेते हैं।
लेकिन आपने कमाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपको मैंने जो है, आपने एक अच्छा आसान सा एग्जांपल हम अपनी लाइफ से ले लेते हैं। आप लोगों ने क्या किया था, हमें फीस दे दी थी। अब वो फीस हमारे लिए इनकम थी। अब वो आप लोगों से हमने एडवांस में ले ली थी, तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटीज है हमारे ऊपर कि हमने इसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज देनी है भी, और हम दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो एडवांस इनकम जो होती, अनअर्नड इनकम जो होती है, वो क्या होता जा रहा है हमारे पास, हमारी अर्नड रेवेन्यू बनता जा रहा है। मतलब जो हम जैसे कमाते जा रहे हैं वो हमारे अर्नड इनकम बनती जा रही है अनअर्नड से। ठीक हो गया। तो ये क्या है कि एक साल के अंदर अंदर हम ये कोर्स करा रहे हैं, इसलिए हमारी इसमें करंट लाइबिलिटीज में आएंगी ये। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर आपने पे करने होते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं, आपके करंट लाइबिलिटीज कहलाते हैं। इस किस्म के कोई भी जो भी आपके देख लें, आपने, मैं रेकमेंड करूंगा कि मुख्तलिफ बैलेंस शीट्स आप देखेंगे। मुख्तलिफ बैलेंस शीट्स आप इंटरनेट से देखेंगे, बुक से देखेंगे, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो बैलेंस शीट की। और कल को कोई चीज़ आ भी जाए तो आप जो है कंफ्यूज ना हो उसमें समझने के लिए, आपको पता हो हर चीज़ का। तो ये डिफरेंट बुक से आप खुद रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं करंट लाइबिलिटीज में। ठीक हो गया। इसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लोन। वो शॉर्ट टर्म लोन था, वो शॉर्ट टर्म लोन एक साल से कम का होता है। लॉन्ग टर्म लोन जो एक साल से ज़्यादा के पे करने हो आपने। डिबेंचर्स होते हैं। अब डिबेंचर्स के ऊपर बात आती है कि सर ये डिबेंचर्स क्या होते हैं। ये क्या होता है कि जब छोटा कर्जा होता है ना हमारा किसी भी कारोबार के साथ, तो किसी का आपका कारोबार है, आपने किसी से मटेरियल उधार पे लिया है, तो उसके अगेंस्ट बिल बनते हैं आपके, या ट्रेड क्रेडिटर्स बन जाते हैं, या बिल बन जाता है आपका, बिल पेबल। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आप कर्जा ले लेते हैं 50-50 साल के लिए किसी से, बैंक से या कहीं से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। तो अब 50 साल के जिससे आपने कर्जा लिया, वो आपसे डिमांड करेगा मुझे कुछ ऐसी चीज़ तो दें, दस्तावेजात दें या कुछ चीज़ दें जिससे पता चले कि आप मेरे कर्जाई हैं, कि आप मुझे कल को आप अगर इनकार भी कर जाएं तो मैं क्लेम तो कर सकूं। कल को आपका कारोबार तबाह हो जाता है, मैं क्लेम तो कर सकूं कि आपने मेरे पैसे देने हैं। तो वो जो दस्तावेजात उसे रिटर्न करके देता है वो कारोबार, कि ताकि वो सबूत रहे, वो सबूत क्या कहलाता है, डिबेंचर कहलाता है। रिटर्न एविडेंस होता है ये आपका कि आपने इतने पैसे देने हैं। जब मेरे मैं आपका कारोबार है, मैंने आपसे लोन लिया, तो आप मुझे डिबेंचर्स देंगे जिनके अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट आप मैं आपसे लूंगा। ठीक हो गया। तो ये इसके अलावा और भी होते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, इनके अलावा और भी आप देख लेंगे। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल में जो है सबसे पहले कैपिटल में कोई रकम जो है कारोबार ने या ऑनर जो है इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, उसमें नेट प्रॉफिट जो है, या नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसे रिटेन अर्निंग हम कहते हैं, वो इसमें जमा हो जाता है। ठीक हो गया। और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाज़ होता है कि आपका क्या, आपके पास अमाउंट ज़्यादा पड़ी हुई थी और कैपिटल की, उसमें से कुछ अमाउंट आपने बैंक में रखवा दी है। अब बैंक में जो कैपिटल आपने रखवाया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी इसमें जमा हो जाती है, लेस हो जाता है इसमें ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ये नया लफ्ज़ है नॉन बिजनेस के लिए। ड्राइंग क्या होती हैं, ये वो रकम होती है जो क्या करते हैं, कारोबारी जो हजरात होते हैं या जो ओनर्स होते हैं, उन्हें इजाज़त होती है कि कारोबार से कुछ पैसा वो इस्तेमाल, टेम्परेरी तौर पे इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उनकी ड्राइंग्स कहलाती हैं। या जैसे अगर आप लोगों को कंसेप्ट हो, तो ये इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप जो है ना स्टेट लाइफ में आपकी चल रही हो, एन्युटी चल रही हो, आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही हो, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई हो, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है स्टेट लाइफ कहती है कि आप कभी भी आएँ हमसे, वो उस रकम का कुछ हिस्सा लेकर जा सकते हैं, मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर या नो प्रॉफिट के ऊपर आप वो अमाउंट लेके जा सकते हैं। बाद में एक साल के अंदर अंदर आप पे कर दें तो वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या होता है, हम ऑनर्स ही हैं ना उसकी स्टेट लाइफ के, हमने पैसे उसमें लगाए हुए हैं अपने, तो वो हमें परमिशन देता है कि आप आएँ। तो वो अमाउंट जो है हमसे कभी भी ले लें थोड़ी बहुत ही, तो वो जो हम अमाउंट से ले लेंगे वो ड्राइंग होंगी। जैसे आप अगर किसी कंपनी के आप हिस्सेदार हैं, तो कोई रकम आप आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए ले लेते हैं कंपनी से, और वो आपकी ड्राइंग्स कहलाती हैं। ये आपके ऊपर लाजमी होता है कि वो आपने वापस करनी होती हैं, और इसमें से लेस हो जाती हैं वो ड्राइंग, और इसके साथ अगर कोई लॉस है वो भी लेस हो जाता है कैपिटल से। तो नेट कैपिटल आपके यहाँ पर आके बचता है, वो नेट कैपिटल जो है वो आपको यहाँ पे सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक हो गया, ये साइड क्लियर है। अब अगर इस साइड पे अगर हम आए, तो यहाँ पे क्या है, करंट एसेट्स में कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड का क्या मतलब है, जो कैश आपके पास पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, करंट एसेट्स है आपका। ये आप एक साल के अंदर अंदर ये पे कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, या इसका इस्तेमाल एक साल के अंदर अंदर आ जाना है। तो ये कैश एसेट्स है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बैंक में आपने कोई कैश पड़ा हुआ है, जाहिर है वो आप क्या कर सकते हैं कि कभी भी उठा सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। या अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स भी तो भी कह सकते हैं जो एक साल के अंदर अंदर लिक्विडेट हो सकते हो, या ऑन डिमांड पे जो लिक्विडेट हो सकते हैं, ऑन डिमांड पे जो
दिए जा सकते हो, वो भी करंट एसेट्स हो सकते हैं। या ऐसे एसेट्स जो एक साल के अंदर जल्दी से कभी भी क्या है कन्वर्ट हो सकते हो कैश में। तो कैश एक बैंक है, बैंक में कैश पड़ा हुआ है, कभी भी आप उठा सकते हैं, वो भी आपके करंट एसेट्स होते हैं। इन्वेंट्रीज मैंने आपको बताया था, इन्वेंट्री स्टॉक होते हैं आपकी, जो चीज़ें आप सेल कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो आपकी इन्वेंट्रीज कहलाती हैं, ये भी करंट एसेट्स है। बिल पेबल्स हैं, वहाँ बिल रिसीवेबल था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर जो है ना ये गलत हो गया है, ये बिल पेबल नहीं आएगा, ये बिल रिसीवेबल आएगा। ठीक हो गया, ये रिसीवेबल कहलाएगा, बिल रिसीवेबल। इस चीज़ से आप लोगों ने नहीं घबराना। तो बिल पेएबल हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, और बिल रिसीवेबल जो होता है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी करंट एसेट्स कहलाते हैं। तो एक साल के अंदर अंदर हमने बिल जो लेने होते हैं। सैलरी डेटर्स हमारे होते हैं। अब वहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्रेडिटर्स पढ़ाया था, पहले भी मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी पढ़ा दी थी कि क्रेडिटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके पैसे हमने देने होते हैं, डेटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। सैलरी डेटर्स मतलब कि मतलब ऐसे लोग जिनसे हमने पैसे लेने हो एक साल के अंदर अंदर, वो हमारे करंट एसेट्स होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, वो जाहिर है ये ऐसे अखराजात होते हैं जिनके पैसे तो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, लेकिन एक साल के अंदर अंदर हम इनको इस्तेमाल तो करेंगे ना, हमारे एक्सपेंस तो बनेंगे ना ये। तो ये क्या है, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। अक्रूड इनकम होती है जो हमारी, तो वो भी हमारी क्या कहलाती है, करंट एसेट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ हुआ था ये वाला, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो एडवांस में ले लेते हैं हम, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ज़ाहिर है हमने सर्विसेज नहीं दी। लेकिन अक्रूड इनकम ऐसी होती है जो हमने सर्विसेज पहले दे देते हैं, पैसे हमें बाद में मिलते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपकी अक्रूड इनकम बनती जाती है, आप दो डेली काम कर रहे होते हैं, महीने के बाद आपको पैसे वापस मिलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपकी अक्रूड इनकम कहलाती है। ठीक हो गया, ये भी हमें करंट एसेट्स होते हैं, कभी भी हम जो है ये हमें मिलनी होती हैं। अब फिक्स एसेट्स में चल जाते हैं। बिल्डिंग फिक्स एसेट्स एक साल से ज़्यादा इस्तेमाल है, लैंड जो है एक साल से ज़्यादा इस्तेमाल है, बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, प्लांट आपने लगाया हुआ है, मशीनरी इसमें लगाई हुई है, उसका इस्तेमाल ज़ाहिर है आप कर रहे हैं, उसका फ़ायदा जो है एक साल से ज़्यादा तक ले रहे हैं आप, वो आपके फिक्स एसेट्स हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं, फर्नीचर फिक्चर आपके कारोबार में 20-20 साल इस्तेमाल होता है, ये फिक्स एसेट्स होते हैं आपके। गुडविल जो है, जो मैंने आपको भी पढ़ाया था, इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क हो गए आपके, कॉपीराइट्स हो गए, ये सारे के हैं आपके, ये भी फिक्स एसेट्स हैं आपके, क्योंकि इनका फ़ायदा भी एक साल से ज़्यादा ज़्यादा आपने ज़्यादा एक साल से ज़्यादा अरसे तक लेना होता है। क्लियर है बैलेंस शीट आपको, किसी को कोई मसला हो, या आप और बुक से भी देख लेंगे इनको मजीद। तो यहाँ पर अब मोस्ट एडवांस सैंपल आपको दे दिया गया है बैलेंस शीट का, तो ये भी आप देख लेंगे, खुद से ही पढ़ लेंगे, इसमें देखें कि करंट एसेट्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ से आपने, एक और चीज़ से घबराना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड पे उसने लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी दे दी है, लेफ्ट साइड पे एसेट्स दे दिया। तो ये कंपनी की मर्जी होती है उसने किस साइड पे रखना है, लेकिन जो एक जो मेथड है, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं, गैप प्रिंसिपल्स हैं, या दूसरे प्रिंसिपल जो हैं, वो ये कहते हैं कि आप राइट साइड पे एसेट्स रखें और लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज और अनर इक्विटी रखें। लेकिन आप अगर चेंज भी कर देते हैं कि शेप लेफ्ट राइट को चेंज भी कर देते हैं, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आइटम्स पूरे पूरे बराबर होने चाहिए। अब देख लें करंट एसेट्स में कैश है, पीटी एक्सपेंसेस हैं। अब पीटी कैश जो कि क्या है, पीटी कैश ये होता है कि छोटा छोटा कैश आपने रखा होता है पीटी एक्सपेंसेस के लिए, छोटे छोटे अखराजात के लिए, तो पेटी कैश आपने इस्तेमाल करना होता है एक साल के अंदर अंदर, तो इसलिए इसे करंट एसेट्स कहते हैं। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स आप कर देते हैं कि एक साल के लिए इन्वेस्ट कर दी, कोई सर्टिफिकेट में कर दिया, कोई बैंक में एक साल के लिए पैसे डिपॉजिट करा दिए। अकाउंट रिसीवेबल होते हैं आपके, जो पैसे आपने ले रहे होते हैं, ये करंट एसेट्स में होते हैं। इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट्स होती हैं। सप्लाईज आपने ली हुई होती हैं, जो एक साल के अंदर कंज्यूम हो जाती हैं, या इक्विपमेंट जिन्हें हम कह सकते हैं सप्लाईज, तो वो हमारी क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस हैं, इंश्योरेंस में हमने पैसे दे रहे हैं, एडवांस दी हुई है हमने, इंश्योरेंस बाद में मिलती है, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारी अगर एक साल से ज़्यादा के लिए है तो वो फिक्स एसेट्स आएगा, एक साल के कम के लिए है तो हमारा करंट एसेट्स आएगा। तो प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने अभी भी आपको बताया था, ये हमारे क्या है, ये हमारा फिक्स एसेट्स हैं। लैंड हो गया, लैंड इम्प्रूवमेंट हो गई। अब लैंड इम्प्रूवमेंट क्यों कहा है, क्योंकि जब आप किसी ज़मीन, एक बंजर ज़मीन है, दरियाई ज़मीन है, उसको अगर आप जो है ना इम्प्रूव करते हैं, या कहीं पे आप फैक्ट्री लगा रहे हैं और लैंड को इम्प्रूव करते हैं, बराबर करते हैं, उसे लेजर करते हैं, या कुछ भी उसको पैसा लगाते हैं, उसका फ़ायदा आपको पता नहीं 10-20 साल जब तक कारोबार है तब तक रहता है ना, इसलिए इसे हम
फिक्स एसेट्स कहते हैं। इक्विपमेंट, ये ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो जो हमारे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल भी एक साल से ज़्यादा तक होता है। जो आलात औजार होते हैं एक साल से ज़्यादा इस्तेमाल में रहते हैं वो हमारे। अच्छा, तो इसके अलावा जो है यहाँ देखें तो इक्विपमेंट से उसने लेस किया है अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो इक्विपमेंट है ना, जाहिर है डेप्रिसिएट होता है वो हमारा। बिल्डिंग भी डेप्रिसिएट होती है। और इन किसी किसी में उसने डेप्रिसिएशन ली हुई है, किसी में नहीं ली हुई, तो इससे नहीं घबराना, हर चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है। वो अब सवाल पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपको किस किस चीज़ पे कहता है कि आप डेप्रिसिएशन लें। इंटेंजिबल एसेट्स आपके हैं जिन्हें हम जो है ना छू सकते हैं, उसमें गुडविल है, ट्रेड नेम्स हैं या ट्रेडमार्क जिसे कहते हैं, ठीक है। या अदर एसेट्स भी हो सकते हैं कुछ भी। टेंजिबल और इंटेंजिबल अदर एसेट्स से क्या मुराद है? वही जो मैंने आपको बताया था, कंटीजेंट एसेट्स। अब जो इस साइड में आए तो करंट लाइबिलिटीज में नोट पेबल हैं, जो आपने पैसे पे करने हैं एक साल के अंदर, तो नोट्स आपने बना कर दिए हुए हैं, किसी को बिल्स बना कर दिए हुए हैं। अकाउंट पेबल हैं, वेजेस पेबल हैं, एक साल के अंदर देनी है आपने। इंटरेस्ट पेबल है, एक साल के अंदर देना हुआ है, किसी से पैसे लिए हुए हैं और उसका इंटरेस्ट एक साल के अंदर देना है, तो वो क्या है आपके करंट लाइबिलिटीज हैं। टैक्सेस हैं, एक साल के अंदर अंदर देना है। वारंटीज हैं जिनकी लाइबिलिटी है आपकी, एक साल के अंदर अंदर देनी है आपने। ठीक हो गया। और अनअर्न्ड रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू ऐसा ऐसी रेवेन्यू है जो आपने एक साल के अंदर कमा लेनी है आपने, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या नोट पेएबल आ जाते हैं। अब वहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये लॉन्ग नोट पेएबल है, यहाँ पे भी देखें ये नोट पेएबल है, बराबर है। तो इससे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वो खुद बता देगा। अगर वो कहता है कि नोट पेएबल, तो वो करंट होगा हमेशा। अगर वो नोट पेएबल विद इन 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर कह देगा, तो वो आपका लॉन्ग टर्म बन जाएगा। ठीक होगा, इससे आपने नहीं घबराना। बॉन्ड पेएबल इसी तरह अगर वो आपको दे देता है, तो वो आपके बॉन्ड जितने भी होते हैं, बॉन्ड्स में अब क्या होते हैं, बॉन्ड्स भी आपके जो हैं, ये भी कर्जे की ही एक किस्म आती है बॉन्ड्स भी। कि आप जो जितने भी कुछ जब कर्जे लेते हैं, कोई कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, तो कुछ सर्टिफिकेट इशू करती है वो लोगों को, कि आओ ये हमारे सर्टिफिकेट हैं। अब वो सर्टिफिकेट अगर देखें तो ये कोई कंपनी, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया है इस वक्त, वो भी सर्टिफिकेट इशू करती है। ऐसे ही कंपनियां जो हैं वो सर्टिफिकेट इशू करती हैं और वो कहती हैं कि हम इसके ऊपर 10% प्रॉफिट देंगे, 15% देंगे, 20% देंगे। और वो सर्टिफिकेट को अवैध आप क्या करते हैं, पैसे बैंक को उसको देते हैं, बैंक को या कंपनी को, और उससे वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है कितने परसेंट इंटरेस्ट आप हर महीने लेते रहेंगे। और वही सर्टिफिकेट आप आगे से लोगों को भी सेल आउट कर सकते हैं, और अपनी मर्जी पर जब आपको पैसे चाहिए, आप कंपनी को वापस कर दें, उससे सर्टिफिकेट ले लें, बॉन्ड ले लें, उसे बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब स्टॉक होल्डर इक्विटी में अब कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी। कॉमन स्टॉक, अब आपने यहाँ तक पढ़ा था कि कैपिटल होता है। कैपिटल कौन सा होता है, कि कैपिटल या ऑनर इक्विटी कौन सी होती है जो कारोबार में ओनर्स लगाते हैं। अब वो भी दो किस्म के हो सकते हैं, एक होता है कॉमन स्टॉक और एक होता है प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक हो गया। कॉमन स्टॉक कौन सा होता है? कॉमन स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जो असल हकीकी मालिक होते हैं कारोबार के। कॉमन स्टॉक होल्डर्स कौन से होते हैं? हकीकी मालिक होते हैं। असल कारोबार में जो ओनर्स होते हैं वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली होती है कि कंपनी के कल को कंपनी का कोई भी नुकसान होगा, तो उनका उनको सबसे बाद में उनका पैसा मिलेगा। या कंपनी ने कोई कर्जा देना है और कंपनी डूब गई है, कंपनी जल गई है, कंपनी को नुकसान हो गया है, तो क्या है कि सबसे पहले जो बाकी सबसे जो डेटर्स हैं जिन्हें कर्जा देना था, छोटे छोटे करंट लाइबिलिटीज थी, वो दी जाएंगी। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दी जाएंगी। उसके बाद क्या है, एक स्टॉक होता है प्रेफर्ड स्टॉक, या ऐसे लोग होते हैं कुछ जिन्हें खास किस्म का कई इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है, खास किस्म के मालिकान होते हैं जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर कहलाते हैं। मीन्स के उन सबसे पहले उन्हें उनका हिस्सा दिया जाता है। उन्हें उनके ये जो है या प्रॉफिट जो है सबसे पहले जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सबसे पहले उन्हें दिया जाता है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को। उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है वो कम स्टॉक होल्डर्स को दी जाती है। ठीक हो गया। तो ये पेपर में इतना आता नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर इतना जोर नहीं देना, ये ना हो बच्चे कंफ्यूज हो। रिटर्न अर्निंग मैंने आपको समझा दी थी कि स्टॉक जो डिविडेंड प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं। एक डिविडेंड होता है जो ऑनर्स में तकसीम कर दिया जाता है, दूसरा जो क्या कहलाता है वो रिटर्न अर्निंग कहलाती है, वो जो कारोबार में रिटेन कर जाता है, या उसे हम कारोबार में रख लेते हैं दोबारा के इसे इन फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे या कारोबार को एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें ट्रेडी स्टॉक होता है वो लेस कर दिया जाता है। ट्रेडी स्टॉक के ऊपर इतना ना जाएं, क्योंकि ये टर्म्स होती हैं मुश्किल आपकी।
कुछ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, कुछ मुश्किल सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। स्टॉक स्प्लिट्स वगैरह, ट्रेड स्टॉक या ऐसे स्टॉक होते हैं, ये छोटे छोटे स्टॉक जो है दिए जाते हैं लोगों को पैसा इकट्ठा करने के लिए। छोटे छोटे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये भी जो है ना हमारे जो बॉन्ड्स हो गए, ट्रेड स्टॉक हो गए, या और एक लफ्ज़ हम पढ़ रहे थे, वो एक किस्म के ये मिलते जुलते ही होते हैं। कि मतलब क्या होता है, कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, ट्रेड स्टॉक इशू कर देते हैं, या प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर देते हैं। तो वो सारी वही चीज़ें हैं। तो क्या हो गया, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी हो गया इसमें। इसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो गई। दूसरी साइड पे एसेट्स, करंट एसेट्स हो गए, लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तो बाकी इसके अलावा और भी बैलेंस शीट्स वगैरह आप देख लेंगे। ये मुश्किल से मुश्किल बैलेंस शीट है। मैंने इससे मुश्किल बैलेंस शीट नहीं देखी थी कहीं पे भी, तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट की थी ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो जाए नई चीज़ें। तो अगर यही आइटम जो वो आपको इन शॉर्ट में दे देता है, अलग से चुन कर वो आपसे कहता है कि अब आप बैलेंस शीट बनाएं, तो यही आइटम्स आपने डालने होंगे बैलेंस शीट में। तो ये आपका काम है, आपने डाल कहाँ पे ये डालने हैं। अच्छा, अब ये जरूरी मैटर नहीं करता कि यहाँ पर नॉट पेबल सबसे पहले, तो ये पहले आएगा, अकाउंट पेबल दूसरे नंबर पे आएगा, वेजेस तीसरे नंबर पे आएगा। ये जरूरी नहीं है, या ये सिर्फ करंट लाइबिलिटीज हैं। ये कहीं पे भी डाली जा सकती है, ऊपर नीचे कहीं पे भी डाली जा सकती हैं ये। ठीक हो गया। तो ऐसे ही जो है ज़रूरी नहीं है कैश सबसे ऊपर आएगा, आप पेटी कैश दूसरे नंबर पे आएगा, इन्वेंट्री तीसरे नंबर पे आएगा, ज़रूरी नहीं, वो कहीं पे भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आए क्या है कि सब हेड जो है वो करंट एसेट्स के अंदर ही आए वो। क्लियर हो गया। चलें। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, बैलेंस शीट के में अब रेशोज कुछ इस्तेमाल होती हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट में रेशो इस्तेमाल हुई थी दो, वैसे तो और भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन दो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो वो कौन सी थी, ग्रास प्रॉफिट मार्जिन था और प्रॉफिट मार्जिन था। अब यहाँ पर बैलेंस शीट रेशो में दो रेशो इस्तेमाल, तीन रेशो जो है मोस्टली जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा और भी इस्तेमाल होती हैं। एक है करंट रेशो। करंट रेशो नाम से ही बता रही है। तो करंट रेशो एक ऐसी रेशो होती है जो कब आती है, जब हमारे पास आती है अगर हम करंट एसेट्स को डिवाइड कर दें। करंट एसेट्स को अगर हम डिवाइड कर दें करंट लाइबिलिटीज पर, तो एक रेशो हमें मिलती है, एक अमाउंट मिलती है। उसे हम क्या कहते हैं, करंट रेशो कहते हैं। ये बता रही होती है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं, इनसे आप कितनी करंट लाइबिलिटीज आप पे कर सकते हैं। ये आपको बता रही होती है। करंट रेशो आपको बता रही होती है कि आपके पास जो करंट एसेट्स पड़े हुए हैं, क्या ये इस काबिल पड़े हुए हैं कि जो आपने कर्जा देना था एक साल के अंदर अंदर, आप वो पे करने के काबिल हैं करंट एसेट के साथ। ऐसा तो नहीं है कि आपके करंट एसेट्स कम पड़ जाएं और आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स सेल करने पड़ें। अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स आप सेल करेंगे तो आपको सोचना पड़ जाएगा, आप मसले में फंस जाएंगे कि आप मशीनरी सेल आउट करते हैं तो आपका काम ठप होता है, प्रोडक्शन नहीं होगी। प्लांट सेल आउट करते हैं तो प्रोडक्शन नहीं होगी। या कोई और चीज़ का फिक्स एसेट सेल आउट करते हैं तो आपको हैवी नुकसान होगा उसका। इसलिए क्या करता है, किसी भी कंपनी के लिए लाजम होती है कि वो अपने करंट एसेट को इस हद तक रखे कि वो उसकी करंट लाइबिलिटीज या ऐसी लाइबिलिटीज जो एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती है उन्हें पे कर सके वो। जैसे फिजिकल डेफिसिट होता है पाकिस्तान का, या जो है ये सर्कुलर डेट्स होते हैं पाकिस्तान के, उनको पे करना होता है ना, वो करंट एक साल में के अंदर अंदर पे किए जाते हैं। इसलिए उनके लिए, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होता है कि रिजर्व की लिमिट होनी चाहिए उसके पास डॉलर्स की, ताकि उसे एक साल के अंदर अंदर पे कर सके। इसलिए करंट रेशो जो है, करंट एसेट्स इतने आपके पास होने चाहिए कि करंट लाइबिलिटीज आपको पता है एक साल के अंदर अंदर पे होनी है, और वो करंट एसेट्स ही पे करनी है, आपके पास इतनी होनी चाहिए। तो ये क्या बताता है, ये बताता है रिफ्लेक्ट द कंपनी इज एबिलिटी टू पे बैक इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। वही मतलब कि जो एक साल के अंदर अंदर लाइबिलिटीज हैं उनको पे करने की सलाहियत को बताती है करंट रेशो आपको। व्हेन द रेशो इज बिलो वन द कंपनी में स्ट्रगल टू पे बैक इट्स लाइबिलिटीज। वो कहता है कि अगर करंट रेशो एक से कम आ जाती है तो कंपनी मुसीबत में फंस सकती है, बिल्कुल फंस सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर 100 रुपए के करंट एसेट्स पड़े हुए हैं, 100 की लाइबिलिटीज पड़ी हुई है करंट लाइबिलिटीज, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक हो गया। तो ये जस्टिफाइएबल है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, जस्टिफाइएबल है आपका। लेकिन वो कहता है अगर एक से कम आ जाए आंसर तो आपके लिए मसला है। एक से आंसर कब आएगा, एक से कब आंसर कब आएगा, वो तभी आएगा जब आपके करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से कम होंगे। मिसाल के तौर पर करंट एसेट्स आपके हो गए 80 के, ठीक हो गया, और करंट लाइबिलिटीज हैं आपकी 100 की। अब आपने मीन्स के 100 रुपये देने थे एक साल के अंदर अंदर, लेकिन आपके पास 80 रुपये पड़े हुए हैं करंट एसेट्स में जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो 20 रुपये ऊपर के कहाँ से देंगे अब आप। अब
ये आपके लिए मसला है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि करंट रेशो जो है हमेशा 1 हो या 1 से ज़्यादा रहे तो कंपनी के लिए बेहतर है। ठीक हो गया। although this does not necessarily means a company will go bankrupt। इसका मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक से अगर कम हो जाए ना रेशो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक करप्ट की तरफ चले जाएंगे। बैंक करप्ट की तरफ तो तब जाते हैं जब आपके पास बिल्कुल ऐसी ऐसा सजात खत्म हो जाए, करंट एसेट्स भी खत्म हो जाए, फिक्स एसेट्स भी खत्म हो जाए। तो इससे ये होता है कि एक से नीचे जाएंगे, मुश्किलात में जरूर फंसेंगे लेकिन बैंक करप्ट नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट से कुछ सेल आउट कर देंगे, फर्नीचर सेल आउट कर सकते हैं आप, फर्नीचर आपके पास मौजूद है, आपके व्हीकल मौजूद है, गाड़ियाँ फिक्स एसेट्स हैं वो आपके, वो सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन हम उस नौबत तक क्यों जाएं, एक आप कम से कम एक रखें। ठीक हो गया। तो जब आपके पास करंट रेशो आएगी, उसका आंसर आएगा 1.25 आ जाता है, तो आपसे पूछते हैं कि 1.25 को आप इंटरप्रेट करें, और पेपर में ये सवाल आएगा। ठीक हो गया। पेपर में ये सवाल रेशोज में लाजमी ना आएगा कि वो आपसे अगर पूछते हैं करंट रेशो आपको दे देते हैं 1.25 है, जब आपसे कह देते हैं करंट रेशो का फार्मूला बताएं, उससे इंटरप्रेट करें कि वो क्या चीज़ है। अगर वो कह देते हैं कि 1.25 आया तो इसे इंटरप्रेट करेंगे, तो आप बता सकते हैं इजीली, आप एनालिसिस आपने कर लिया, आप आपको एनालिसिस करना सिखा दिया है, आप बता सकेंगे कि करंट रेशो क्या है। 1.25 का मतलब ये है कि आपके करंट एसेट्स जो हैं वो 0.25 आपकी करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा हैं, जो कंपनी के लिए अच्छा है। कंपनी जो है सेफ एंड साउंड है, वो अपनी करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज पे कर सकती है, और उसके बाद में उसके पास कुछ करंट एसेट्स बच सकते हैं। तो कंपनी जो है उसको वो आइडियल कंपनी है। ठीक हो गया। इसी तरह अब करंट एसेट्स में से अगर इन्वेंटरीज जो होती हैं, इन्वेंटरीज जो होती है उसने अगर करंट एसेट्स से माइनस कर लिया जाए और फिर उसे तकसीम कर दिया जाए करंट लाइबिलिटीज के ऊपर, तो वो आपकी क्या बन जाती है, क्विक रेशो बन जाती है। ठीक हो गया। तो क्विक रेशो क्या है, ये आपको बताती है मोस्ट लिक्विडिटी रेशो होती है, या क्या आपकी मोस्ट एक लिक्विडिटी रेशो होती है, इसके बाद एसेट टेस्ट रेशो भी एक आती है। ठीक हो गया। लेकिन क्विक रेशो जो है ये क्या कहलाती है आपकी, ये एक ऐसी रेशो होती है, ये कहती है कि अब आप ये बताएं कि अगर आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है, हो सकता है इन्वेंट्री आपके पास मौजूद तो है, आप सेल आउट तो कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके ग्राहक कस्टमर ही खत्म हो जाएं और चीज़ तो आपकी इन्वेंट्री को सेल ही ना, परचेज ही ना करें। तो प्रोबेबल है ना, प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की मौजूद है। तो उस सूरत में वो क्या कहती है, वो कंपनी कोई भी आप बता सकते हैं कि देखें, आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो आउट कर सकते हैं, क्विक रेशो शो लिख कर वहाँ बता सकते हैं। और ये जो है ना कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये रेशो शो आउट करती हैं अपनी स्टेटमेंट्स में। तो वो बता सकती हैं कि देखें हमारी इन्वेंट्रीज को भी अगर हम करंट एसेट से निकाल दें ना, फिर भी हमारे इतनी रेशो आ रही है, हमारे पास ये परसेंटेज आ रही है। तो ये वो कंपनीज शो करती हैं क्विक रेशो को जो कंपनीज ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है कि ये 0.50 तक जो रूल्स है वो ये कहता है कि 0.50 अगर आपकी आ गई है रेशो, ठीक है, ये इतनी तक अगर आपकी क्विक रेशो आ गई तो ये जस्टिफाइबल है। इसका मतलब है कि आप क्या है, आप सेफ एंड साउंड हैं। तो 1 जो है वो क्विक रेशो के लिए स्टैंडर्ड साइज है। पॉइंट सॉरी ये 0.50 नहीं है, 0.75 है ये, 0.75 है ये। ठीक हो गया। अगर 0.75 आपके आंसर आ रहा है क्विक रेशो का, तो आप बताएंगे उसे कि हम जो है सेफ एंड साउंड हैं, हम करंट रेशो करंट लायबिलिटी इजिली पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कंपनी एबिलिटी टू टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज बेटर देन मोर इट इंक्रीज। मतलब क्या है कि जैसे ये 0.75 से जितनी ज़्यादा जाएगी, उसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और अच्छी है। तो क्या है कि करंट रेशो क्या है, उसका ये है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, इससे जो एक रेशो हमें हासिल होती है, जो परसेंटेज हमें हासिल होती है, उसे हम करंट रेशो का नाम देते हैं। अगर करंट एसेट से इन्वेंट्रीज जो होता है या स्टॉक होता है, जिसे इन्वेंट्रीज क्या है, स्टॉक, ठीक है, उसे अगर हम माइनस कर दें और उसे हम डिवाइड करें करंट लायबिलिटीज पर, तो हमारे पास क्या बच जाता है, क्विक रेशो बच जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गई। तीसरी एक रेशो इस्तेमाल होती है, वो होती है डेट्स टू इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, ये क्या है, डेट्स इक्विटी रेशो से क्या मुराद है, डेट मैं वो ये मेंशन नहीं कर रहा कि लॉन्ग टर्म डेट्स या शॉर्ट टर्म डेट्स, इससे मुराद है कि दोनों डेट्स। जब डेट्स का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो उसमें दोनों शामिल होंगे, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी। ठीक हो गया। तो टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, तो इससे जो रेशो इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं डेट्स इक्विटी रेशो। ये क्या बताती है, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ये रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि हमारे जो कर्जा है,
और हमारा जो कैपिटल है या ऑनर इक्विटी है उनकी क्या रेशो है, उनकी क्या परसेंटेज है, क्या लायबिलिटीज ज़्यादा तो नहीं है इक्विटी से। ठीक है। तो ये उस चीज़ को शो कर रही होती है कि अगर किसी कंपनी में जब तक डेट्स ज़्यादा हैं तो कंपनी के में खतरा होता है कि उसमें उधार के लोग ज़्यादा शामिल हैं। अगर कंपनी में ऑनर इक्विटी का अमाउंट ज़्यादा है तो कंपनी सेफ एंड साउंड होती है कि मालिकों ने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। ठीक हो गया। तो क्या है कि ये रिफ्लेक्ट्स हाउ द कंपनी हैज़ बीन फाइनेंसिंग इट्स ग्रोथ। मतलब क्या है कि ये बता रही होती है, डेट इक्विटी रेशो जो हमें बता रही होती है कि ये फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से आई हुई है कंपनी की, ये फाइनेंसिंग को बता रही होती है, इन्वेस्टमेंट को बता रही होती है कि पैसा कंपनी में कहाँ कहाँ से आया है, और कंपनी में जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ से हो रही है, आया कि वो लाइबिलिटीज या डेट से लेकर की जा रही हैं या ऑनर इक्विटी से की जा रही हैं। ठीक हो गया। ये किस तरह बताती है कि जब आपने कारोबार शुरू किया था तो आपकी डेट इक्विटी रेशो 1 आई थी। मतलब कि क्या था, आपके 100 रुपए के उधार थे और 100 कंपनी के अपने थे, मार्क ओनर्स के थे, तो 1 आए थे। लेकिन आगे जाके आपके आ गया 0.5 आ गया। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जनाब कि आपके डेट्स और इक्विटी में चेंज आ गया है। ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके जो इक्विटी है वो बढ़ गई है, इसलिए जवाब 0.5 आया है। तो ये अच्छा है कंपनी के लिए। अगर ये दो हो जाए, अगर ये दो हो जाए, ये एक जो है दो हो जाए, इसका मतलब क्या है कि दो हिस्सा आपका कर्जा है और एक हिस्सा आपका क्या है, ऑनर इक्विटी है या कैपिटल है। तो ये आपके लिए नुकसानदेह है कि आप उधार से कंपनी को चला रहे हैं, आपका अपना पैसा तो कम है, लोगों का एतमाद कम आता है। ठीक हो गया। इफ द रेशियो इज हाई द कंपनी ग्रोथ इज ड्यू टू द डेट्स या लिवरेज जिसे हमने कहते हैं। वो कहता है कि अगर ये रेशियो आपकी हाई है तो इसका मतलब है कि आपने डेट ज़्यादा लिया हुआ है, कर्जा ज़्यादा लिया हुआ है। तो वही मैंने आपको बताया था कि अगर एक होगा आंसर तो इसका मतलब है, तो इसको मैं ज़रा और क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर एक आंसर है तो इसका मतलब है कि जितना कर्जा है उतने ही कैपिटल है। अगर दो आंसर है इसका मतलब है कि आपका जो लाइबिलिटीज हैं वो ज़्यादा हैं, इक्विटी कम है आपकी। तो ये दो कब आएगा, दो कब आएगा, ये भी हो सकता है ना, दो आया किस तरह है, दो कब आएगा, ये तब आएगा अगर 200 आपकी जो हैं वो लाइबिलिटीज हैं तो 100 रुपये आपका कर्जा है। ठीक हो गया। अगर 100 रुपये आपका कर्जा है तो ये क्या आंसर आएगा आपका, दो आएगा। क्या मतलब कि आपका कर्जा ज़्यादा है, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज आपकी ज़्यादा हैं, इक्विटी कम है। अगर 100 होंगे दोनों बराबर डालेंगे पैसे तो क्या आएगा, ये जवाब 1 आएगा। इसी तरह अगर 100 आपके डेट्स हैं और 200 रुपये आपके जो हैं आपके ऑनर इक्विटी है तो आंसर क्या आएगा, 0.05। तो मीन्स क्या है, वो यही बात बताना चाह रहा है कि जैसे ही रेशो आपकी हाई होगी इसका मतलब है कि आपकी आप मोस्ट लिवरेज्ड हैं, आपने मोस्ट ज़्यादा डेट्स लिए हुए हैं आपने। ठीक हो गया। तो अगर आपसे वो कह देते हैं डेट इक्विटी रेशो, आपको कोई अमाउंट दे देते हैं तो वो आपको आप बता सकते हैं उन्हें कि सर हाई कि इसका क्या मतलब है कंपनी में। तो डेट इक्विटी रेशो को देखकर आप किसी भी बैलेंस शीट में आप बता सकते हैं किसी भी कंपनी में ज़्यादा लोन लिए हुए हैं कंपनी ने, या इसकी में ज़्यादा इक्विटी डेट कैपिटल शामिल है, या मालिकों ने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। तीसरी जो चौथी चीज़ वो इस्तेमाल होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है कि ऐसी रकम जो आपके कारोबार में वर्क करती है आफ्टर करंट लाइबिलिटीज पे करने के बाद। मींस के जो करंट एसेट्स होते हैं उनमें उनसे करंट एसेट से अगर एक साल की करंट लाइबिलिटीज जो होती हैं आपकी, वही जो करंट लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। मतलब कि ऐसा कैपिटल जो वर्क कर रहा है एक्चुअली आपके कारोबार के अंदर। इसका फार्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, वर्किंग कैपिटल बन जाता है। वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द नेट करंट एसेट्स अवेलेबल फॉर डे टू डे ऑपरेटिंग। तो क्या है मतलब कि नेटवर्क या वर्किंग कैपिटल आपको क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है कि आपके पास करंट एसेट्स कितने मौजूद हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मौजूद हैं, या एक साल बाद जो आपके पास करंट एसेट्स मौजूद रहेंगे वो आपको बताता है वर्किंग कैपिटल। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास अगला जो था वो था कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब दो चीज़ें जो थी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट थी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट और इक्विटी स्टेटमेंट ये इतना मीनिंग नहीं रखती, ये आपको आनी ज़रूर चाहिए। हो सकता है वो पेपर में आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी कंपनी एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आपको पता होना चाहिए चार किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं, वो जो मेन होती हैं वो ये दो ही होती हैं। ठीक हो गया।
और बाकी इसके अलावा ये दो भी होती हैं, ये आपको एक्सप्लेन तो करनी आनी चाहिए, आपको इनका फॉर्मेट तो बनाना आपको आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम इन्हें हल्का सा टच कर देते हैं। लेकिन मोस्टली ये दो जो थी ये इम्पोर्टेंट थी या मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इनमें से रेशो के सवाल भी आते हैं। और इसमें बाज़ औक़ात वो आपको आइटम्स दे देता है और कहता है कि बैलेंस शीट बनाएं या इनकम स्टेटमेंट बनाएं, इस वजह से उस पर हमने ज़्यादा मेहनत की है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो नेट कैश आपका जो होता है कैश को के रुझान को बताता है कि कितना कैश आया है और कितना कैश गया है एक साल के अंदर। तो इसका काम सिर्फ क्या होता है, कैश को बताना कि कितना कैश आया है या कितना कैश गया है। ठीक हो गया। तो ये इसका काम सिर्फ इतना होता है। तो आगे चल के देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब मैंने बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होते हैं, तीन किस्म की एंट्रीज शामिल होती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके डे टू डे ऑपरेशन से कनेक्टेड होती हैं, या जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके डे टू डे ऑपरेशन से आती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। मींस के ऐसे कैश, ऐसा कैश जो आपकी डेली या रूटीन की एक्टिविटीज से आता है या कंपनी से बाहर जाता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। आगे एग्जांपल भी देख लेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मुंसलिक होती हैं, जो लिंक होती हैं एसेट्स की सेल और परचेज के साथ, जिनका ताल्लुक होता है। मींस के ऐसा कैश जो एसेट्स जो होते हैं उनके सेल या परचेज से आता या जाता है, उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में खिलाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है, इससे मुराद ऐसा कैश है या ऐसी एक्टिविटीज़ जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या जो कंपनी में पैसे लगाते हैं बाहर से, कंपनी से जो ओनर्स लगाते हैं या बाहर से आप कर्जा लेते हैं, उससे रिलेटेड जो कैश कंपनी में आता है या जाता है। मीन्स के जो इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, कैश का अंदर आना, इनफ्लो कैश का बाहर जाना, आउटफ्लो या रसीट्स जो होते हैं मीन्स के कैश का आना, रसीट्स, और कैश का बाहर जाना, पेमेंट। मीन्स के जो फाइनेंसिंग मीन्स कि जो कंपनी के ओनर्स पैसा कंपनी में लेकर आएंगे या वो लेकर जाएंगे या विड्रॉल करेंगे, या बाहर से आप कंपनी में कैश कैश लेके आएंगे कर्जे के जरिए या कर्जा पे करेंगे कैश से, उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी, जो रिकॉर्ड होगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रखा जाएगा। ठीक हो गया। आगे जरा देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ हम। ये यहाँ जरा जो बच्चे जिन्हें अंडरस्टैंडिंग में इशू हो वो यहाँ से पढ़ लेंगे इसे। द अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, द अमाउंट ऑफ कैश ए कंपनी जनरेट फ्रॉम ऑन गोइंग रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। वही जो मैंने बताया था, जो ऑन गोइंग रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। अब जो एसेट्स हैं उन्हें आप रोज सेल तो नहीं ना करते, रोज परचेज तो नहीं करते, ये सालों साल परचेज बाद जाके परचेज होते हैं एसेट्स आपके। लेकिन सेल आपकी रोज होती है, सेल से जो अमाउंट आती है आपकी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती है। ठीक है। आप जो है क्या करते हैं आप लोन ले लेते हैं, करंट लोन किसी से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी, क्योंकि वो हर साल का काम है आपका। ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, एनी कैश फ्लो फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कहलाएगी। आपने फर्नीचर परचेज किया है और कैश की पेमेंट की है, कैश आपकी कंपनी से बाहर गया है, ठीक है, आउट ऑफ कैश हुआ है आपका, आउटफ्लो हुआ है कैश का, तो वो इसमें आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आएगा। ऐसे ही आपने क्या करा, मशीनरी एक परचेज सेल आउट कर दी, मशीनरी आपकी कंपनी की थी, पुरानी हो गई थी, आपने नई मशीनरी लेनी थी, तो वो आपने क्या कर दिए, वो सेल आउट कर दिए, उससे आप जाहिर है सेल आउट की है तो कैश आपके पास आया है, तो वो कैश क्या आई है, रिसीट्स हुई है आपकी, या कैश इनफ्लो हुआ है। ठीक हो गया। तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहलाएगी। हो सकता है कि अगर वो, अब ये भी हो सकता है वो आपने उधार दियो मशीनरी, अब जो उधार दिए आपने मशीनरी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगी, ये याद रखें। आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश, ओरिजिनल कैश को शो आउट करी होती है, उधार की एंट्रीज इसमें नहीं आती कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसमें सिर्फ नेट की या नगद की ट्रांजैक्शंस आती हैं, जो कैश असल में आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहा हो वो इसमें आएगी। इसमें कभी भी उधार की चीज नहीं आएगी। एक चीज आपने एसेट जो है नेट पे सेल आउट किया, कैश लिया, वो इंटर होगा इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। एक है उधार सेल किया है या परचेज किया, अब उसका कैश का कोई कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ा उसके ऊपर। ऐसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक चीज आपने सेल आउट की है, उधार, ठीक है, एक उधार सेल आउट किया तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो नहीं आएगी। अगर नेट पे की है, कैश आया है या गया है, तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। ठीक हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, अब हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, मैं बाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको, क्योंकि लेंथी हो गई है।
अच्छा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है? एनी कैश फ्लो दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इक्विटी, कंट्रीब्यूटेड इक्विटी और बोरोइंग ऑफ इक्विटी। ठीक हो गया? ये वही बात है कि आप क्या करते हैं, अगर आपके इक्विटी, कैपिटल इक्विटी या बोरोइंग जो है कंपनी की, उसमें कोई फर्क पड़ता है तो उसका रिकॉर्ड क्या आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। और फर्क कौन सा पड़ता है? कैश की हालत में। अगर कैश की हालत में फर्क पड़ा है, अगर क्या किया है ओनर्स ने, जो है क्या करके ओनर्स जो है कंपनी के, उन्होंने अगर एक कारोबार में ज़मीन लेकर आए हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएंगे। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती। तो क्या है कि कैश वो लेकर आए, उधार लिया कोई उन कंपनी ने, या उधार दिया किसी को, या उसने कैपिटल लेकर आए, कैपिटल से लेकर आए कैश की हालत में, तो वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी। ठीक हो गया? क्लियर है? चलें। बच्चे कहते हैं काफ़ी नहीं है आज के लिए। सर काफ़ी क्या, चले लेक्चर कैंसिल हो गया, हमने वाइंड अप भी करना है, जाहिर है पढ़ना तो है ही। थक तो मैं भी गया हूँ, इतना 2-2 घंटे बोलना आसान तो नहीं है। 10 बज गए हैं। चलें, लेट्स सी, देखते हैं आगे। बहरहाल ये आज के लेक्चर तो मैंने ख़त्म करना है, आज मैंने छोड़ना नहीं है इसमें से कोई चीज़ कल के लिए। अच्छा, तो संडी डेटर्स के लिए एक ने कहा कि सर संडी डेटर्स कौन से होते हैं? मैंने बताया था, डेटर्स ऐसे अफराद या ऐसे बिजनेसेस या ऐसे लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं, उधार, उधार के पैसे जिनसे हमने लेने हैं, वो डेटर्स कहलाएंगे। सैंडरी इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ, ठीक है, सैंडरी इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ लोगों के लिए। अगर एक बंदा है, ठीक हो गया, एक जुनेद साहब हैं, उससे पैसे लेने हैं तो जुनेद डेटर्स आ जाएगा। अगर मुख्तलिफ लोग हैं, जुनेद भी है, खाकान है, मिसिकरा है, या कोई और भी हैं, तो उनसे अगर हम लेंगे तो वो क्या, वो सैंडरी कहलाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के नेचर के लोग जो होते हैं, सैंडरी डेटर्स। तो डेटर्स का लफ्ज़ यूज़ करें आप। डेटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, ठीक है। ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं हमेशा। चलें, और ये हमने तीनों पढ़ ली। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने पढ़ ली, हमने जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पढ़ ली, हमने जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पढ़ ली। हमने बताया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हमने बताया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं आती। और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि कैश पता चल सके एक्चुअली के कारोबार में साल बाद कितना कैश मौजूद है, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस है उसका पिलर जो होता है वो कैश के ऊपर होता है, कैश ही चलाता है किसी भी कारोबार को। अच्छा, यहाँ एक कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको दी हुई है, इसी तरह गौर से देख लें आप लोग। कैश एज ऑफ जनवरी 1 2000 के ऊपर जो शुरू हुआ, पिछले साल का कैश जो था, आप 2020 का बना रहे हैं हम, ठीक हो गया, 2020 का हम बना रहे हैं। तो पिछले साल जब हम थे, तो पिछले साल में हमारे पास जब दिसंबर में जो क्लोज हुआ था, सॉरी, ये जो है ना दिसंबर 2020 का पढ़ा रहे हैं, तो पिछले साल का जो क्लोज हुआ होगा दिसंबर 2019 में क्लोज हुआ होगा, और 1 जनवरी 2020 में वो क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस हुआ होगा। वही बात यहाँ पर देखें, कैश एट जनवरी 1 2020, तो ये हमारा क्या था? ये ओपनिंग कैश हमारे पास जो मौजूद था पहले साल में। अब हम देखेंगे कि इस साल में बाकी कैश कहाँ से आया और कहाँ से गया। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या आती है? रूटीन एक्टिविटीज थी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से कैश रिसीव किया, ठीक है, कैश हमने लिया, ठीक है, तो क्या हुआ? जमा का निशान आया, पॉजिटिव साइन आया, क्योंकि हमने कैश हमारे पास आ रहा है, रिसीट हुआ। कैश इनफ्लो के साथ क्या आता है? पॉजिटिव साइन आता है हमेशा। तो कस्टमर को हम चीज सेल आउट कर रहे होते हैं ना, और सेल हमारी रूटीन एक्टिविटी है, इसलिए क्या हुआ? कैश हमारे पास आया, तो ये क्या था हमारे पास? कस्टमर के साथ कैश आया। और कैश पेड टू सप्लायर्स, सप्लायर्स जो थे, जिनसे हम सप्लाईज लेते थे या जिनसे हम मटेरियल लेते थे, वो हमारे सप्लायर थे ना, वो जो हमें मटेरियल देते थे वो सप्लायर्स कहलाते हैं। आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को जो चीज़ें को सप्लाई कर रहे होते हैं मटेरियल की, जिससे आप चीज़ बनाते हैं, तो वो आपके सप्लायर्स कहलाते हैं। उनको हमने कैश पेड किया, आउटफ्लो हुआ, इससे माइनस का निशान आया। कैश पेड टू एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज को तो जाहिर है कैश पेड करते रहते हैं, साल में हम 12 तनख्वाहें देते हैं एम्प्लॉइज को, तो 12 दफ़ा रूटीन एक्टिविटीज़ हैं हमारी। ठीक हो गया? तो ये क्या है हमारी? ये हमने कैश पेड किया, तो ये कैश पेमेंट है। कैश आउटफुल है, आउटफ्लो है, इसलिए माइनस का निशान आया। कैश स्पेंड ऑन एक्सपेंडिचर, तो ये कैश हमने स्पेंड किया एक्सपेंडिचर्स पर, कि वो एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस थे जो एक साल के अंदर अंदर होने थे,
ठीक हो गया। या रूटीन के एक्सपेंडिचर्स थे उनके ऊपर हुए हुए हैं, जो हमारे कैश पेमेंट हुई तो वो आउटफ्लो हुआ, वो उसके लिए माइनस आ गया। अब टैक्स पेड हुआ, टैक्स ज़ाहिर है हमने पेड किया एक हमने, ठीक हो गया। तो टैक्स हमने हर साल पे करना होता है, तो रूटीन एक्टिविटी है हमारी, तो ये भी हमने इसके ऊपर माइनस का साइन लगाया। और हमने एट द एंड जो है वो देखा कि हमारा जो नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया है, वो कितना आया है कि ऑपरेटिंग हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 43,500, उसमें 76,690 उसमें ऐड कर दिया हमने, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ये वो थे जो हमारे माइनस हुए थे, ये कैश हमने दिए थे, ये दोनों जमा करके जो ये वाले थे हमारे, ये माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10,010 रुपये टोटल कैश आ गया जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। ठीक है, क्लियर है। या यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर सवाल ये इन्होंने जो किया है, इसको उन्होंने बाद में इसको एट द एंड लेकर गए हैं, पहले उन्होंने सिर्फ इनके अलग-अलग कर लिया। 76,000 था ना टोटल, 76,000 था, 76,000 में से ये भी माइनस हो गया, 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 बाकी क्या बचा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है इस साल से हमारे पास 10,000 आए, उसमें से 10,010 रुपये। फिर हम चले गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमने इन्वेस्टिंग कहा कि जो एसेट्स की सेल और परचेज के साथ जो कैश आता है या जाता है, इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, उसे हमने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। बिल्डिंग हमने सेल आउट की, बिल्डिंग हमारा एसेट था वो सेल आउट की, तो कैश हमारे पास आया, तो पॉजिटिव साइन 1,20,000 आ गए। कैश पेड किए सप्लायर्स को। अब ये सप्लायर्स कौन सा है और ये वाला सप्लायर्स कौन सा था, ये हो सकता है ना कि ये सप्लायर्स कौन सा था, ये सप्लायर्स कौन सा था, अब वो आपको बताएगा सवाल में ही। ये सप्लायर्स वो सप्लायर था जिससे हम मटेरियल परचेज करते थे रूटीन का, और ये सप्लायर वो सप्लायर है जिससे हमने एसेट्स परचेज किए हैं। वो सवाल में अगर आपको दे के कैश पेड टू सप्लायर ऑफ एसेट्स, एसेट सप्लायर था ये हमारा, तो एसेट सप्लायर जो होगा वो आपका इन्वेस्टिंग में आएगा, और जो आपका जो होगा सेल्स या परचेज के हवाले से या मटेरियल के हवाले से आएगा वो आपका ऑपरेटिंग में आएगा, ठीक हो गया। उससे हमने कैश पे किया। अब कैश पेड टू एम्प्लाई, ये कौन सा एम्प्लाई था, ये वो एम्प्लाई था हमारा जिसे हम 2 साल बाद पेमेंट करते थे, या ये वो एम्प्लाई था जिसे हमने कैश जो दिया था वो एसेट्स के अवज़ दिया था, या ये वो एम्प्लाई था जिसे जो है हमने जो पेमेंट की, जो जो हमने पेमेंट की उसे, वो कुछ उसने हमारी कंपनी को कोई एसेट्स सेल आउट किया, हमारे कंपनी को कोई एसेट्स दिया था, उसके एवज हमने उसे पेमेंट की थी, तो ये वो एम्प्लाई था। वो पेपर में आपको बताएगा इस किस्म की स्टेटमेंट जो है। तो 1,20,000 में से 18,000 भी गए, 1,40,000 भी गए, तो माइनस के बच गए 38,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमें आया वो -38,000 आया। इसी तरह हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ गए। न्यू लोन एग्रीमेंट हुआ हमारे बैंक के साथ और हमने बैंक से लोन लिया, वो बताएगा आपको, न्यू लोन एग्रीमेंट बताएगा विद बैंक, मीन्स के यहाँ बताएगा न्यू लोन रिसीव्ड विद एग्रीमेंट विद बैंक, ठीक है। या वो कहेगा लोन रिसीव्ड विद एग्रीमेंट ऑफ बैंक, इस तरह किस्म की स्टेटमेंट बताएगा जो आपको पता चलेगी कि लोन लिया है या दिया है। या लोन लिया है 60,000 का कैश आया है हमारे पास, तो 60,000 हमारे पास आ गया। इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स, न्यू शेयर्स हमने इशू किए हैं। शेयर्स की मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं कि आपके कारोबार के हिस्से होते हैं, हसीस होते हैं, जो किसी भी कारोबार को जो टोटल वैल्यू होती है, किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट की जाती है, टोटल कारोबार जो बनाया जाता है उसकी टोटल मालियत जो होती है उसके छोटे छोटे हिस्से बनाए जाते हैं, और हर हिस्से को शेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी थी, उसमें हमें 5 लाख के एसेट्स आने थे, अब 5 लाख जो है उसके छोटे छोटे हिस्से बना दिए और लोगों को कह दिया कि ये कंपनी बना रहे हैं हम, ये इसके एसेट्स हैं, असासा जाते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, कंपनी के मालिक बन सकते हैं। वो अपने हिस्से का हिस्सा या जो शेयर परचेज करते हैं कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ऐसे कंपनी जो है गाय बगाहे जो है फर्दर फर्दर क्या करती है, जब कभी पैसे की जरूरत होती है वो शेयर्स जो है वो इशू करती है लोगों को, और उससे पैसे रिसीव करती है। अब यहाँ पर उसने नए शेयर, कंपनी ने क्या किया, साल के दरमियान में जाकर या 2 साल 5 साल 10 साल बाद जाके उसने नए शेयर क्या किए, इशू किए, और उसने क्या कर लिया, अमाउंट रिसीव कर ली, वो कैश हो गया उसका। और उसने क्या किया, लोन की पेमेंट की, जब लोन की पेमेंट की तो 25,000 का कैश वापस गया, आउटफ्लो हुआ, पेमेंट हुई कैश की तो माइनस का हुआ। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो 45,000 आया। 60,000 से और 60,000 जमा 10,000, 70,000 का इनफ्लो था, 25,000 का आउटफ्लो है, बाकी 45,000 का क्या बच गया हमारे पास, नेट इनफ्लो बच गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब 17,000 नेट कैश फ्लो हो गया हमारे इस साल का। इस साल का हमारे पास 17,000 नेट कैश फ्लो किस तरह हुआ, हमारे पास 10,000 का क्या था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया था, और 45,000 हमारे पास क्या आया था, यहाँ से नेट इनफ्लो आया था 45 का। तो ये कितना हो गया, 55 हो गया। 55 से 38 हमारे पास माइनस हुआ,
क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारे पास कैश एक्स्ट्रा चला गया था। 38,000 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना बच गया? 17,000। हमारे पास क्या बच गया? 17,000 नेट कैश इनफ्लो बच गया। अब ये बैलेंस हमारे पास ओपनिंग था, ओपनिंग में जो नेट कैश फ्लो जो था, नेट कैश फ्लो, यानी यहाँ पर कैश नेट कैश फ्लो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट कैश इनफ्लो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव अमाउंट ऑफ बचती है, अगर नेगेटिव बचती तो नेट कैश आउटफ्लो यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक हो गया? तो क्या हुआ? कैश फ्लो हमारे पास ओपनिंग था, ओपनिंग में कुछ हमारे इस साल में हमारे पास कैश इनफ्लो था, इन दोनों को जमा किया तो 60,000 हमारे पास कैश टोटल जो है आपके पास पड़ा हुआ है दिसंबर 2020 में। और दिसंबर 2019 में 43,000 था, और दिसंबर 2020 में आपको 60,000 बच गया। ठीक हो गया? ये आपका क्लियर हो गया? इसमें कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे इजी चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, बस चीज़ें याद करने की हैं। आपको 3 किस्म की एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए। 3 किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ऑपरेटिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है, और फाइनेंसिंग होती है। ठीक हो गया? और बाकी आपको पता होगा, जैसे वो आपको स्टेटमेंट देगा तो आप बता देंगे इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स और कौन कौन सी अमाउंट आ सकती है, या वो आपसे पूछ सकते हैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करें, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर दें कि ऑपरेटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। दो चार एक्टिविटीज़ लिख दें इस तरह, और प्रॉपर जो है एक आप फॉर्मेट बनाकर उन्हें बताएंगे। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी क्या होती है? मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या करते हैं, ओनर्स के हवाले से जो रुपया पैसा होता है उसका इंदराज इसमें रखा जाता है। ओनर्स को कोई पैसा दिया है या उनसे लिया है, उसका सारा इंदराज जो किया जाता है एक पेज पर किया जाता है, एक स्टेटमेंट में किया जाता है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी कहते हैं। जैसे कि इसमें शो भी कराया गया है कि ओनर इक्विटी 2020 जनवरी 2020 में उसके बाद जो भी अमाउंट थी वो आ गई, उसमें जमा किया कि आया कि 2020 जो है या 22 है, उसमें उन्होंने मजीद कोई अमाउंट को कंट्रीब्यूट नहीं किया। अगर कंट्रीब्यूट की है तो वो यहाँ पर आ गई। इसके अलावा जो नेट इनकम है, जो इनकम स्टेटमेंट से आई थी, नेट इनकम जो है वो आ गई 1,50,000। तो सब टोटल जो है इसका कितना हो गया? 20,000, 1,50,000, 1,70,000 हो गया। ठीक हो गया? अब 1,70,000 में से डिडक्शंस कुछ होती हैं, कुछ ओनर्स वापस पैसा निकाल लेते हैं, विड्रा कर सकते हैं, वो माइनस हो गया। इसके अलावा इसमें से माइनस आप कर सकते हैं रिटेन अर्निंग या डिविडेंड। रिटर्न डिविडेंड आप इसमें से माइनस कर सकते हैं कि आपने कुछ जो क्या किया, डिविडेंड दे दिया, मुनाफे का कुछ हिस्सा तकसीम कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी जो आपको बच गया क्या हो गया? 95,000 बाकी बच गया। इसको अगर किसी बच्चों को कोई इशू हो तो वो भी पूछ लेगा। ठीक हो गया? ये चीज़ क्लियर है? चारों स्टेटमेंट्स आप पढ़ चुके हैं इस टाइम पे। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है आपके यहाँ? नेक्स्ट अब असाइनमेंट है आपकी। अब ये वो सवाल है जो CSS का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक पेपर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है CSS के लिए, 200 नंबर का पेपर होता है। उसमें 3 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट शामिल होती है उसमें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शामिल होती है उसमें, मार्केटिंग शामिल होती है उसमें, HRM भी शामिल होती है। ठीक हो गया? ये एक सवाल था 2017 के एक पेपर में आया था, CSS के पेपर में। ठीक है? तो उसने ये एक स्टेटमेंट दी हुई थी, उसने क्या किया हुआ था, ये इनकम स्टेटमेंट का डेटा दिया हुआ था। ठीक है? उसने बैलेंस शीट का कुछ डेटा दिया हुआ था, और उसने लाइबिलिटीज भी उसमें बताई हुई थी। ठीक है? मतलब बैलेंस शीट में वही एसेट्स हो गए और लाइबिलिटीज हो गई। ठीक हो गया? ये मतलब कि उसकी क्या थी, उसने दी हुई थी बैलेंस शीट को, और ये उसने दी हुई थी उसमें इनकम स्टेटमेंट। और उसने पूछा हुआ था फाइंड, ठीक है, फाइंड करें करंट रेशो और क्विक रेशो एंड इंटरप्रेट द कंपनी। ठीक है? उसने क्या कहा? फाइंड एंड इंटरप्रेट द कंपनीज करंट रेशो और क्विक रेशो। उसने कहा उसमें 2017 में उसने कहा कि करंट रेशो मालूम करो और उसे इंटरप्रेट करो कंपनी की, और उसी कंपनी की क्विक रेशो को भी फाइंड करो और उसे इंटरप्रेट करो। और यही आपकी असाइनमेंट है। अगर आप ये सवाल कर जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए, आप जो है इत्मीनान रखें कि आपको चीज़ें आना शुरू हो गई हैं और आप इस काबिल हो गए हैं कि चीज़ें अब आपको जो है तंग नहीं करेंगी आगे। और ये अगर CSS का सवाल अगर आप कर जाते हैं आप, तो आप खुद सोचें कि आपकी अब जो है लर्निंग कहाँ तक पहुँच गई है। खासतौर पर वो स्टूडेंट जो परेशान थे, जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी जिन्होंने कभी उसका नाम नहीं सुना, कभी उन्होंने ज़िंदगी में सोचा नहीं कि हमने ये पढ़नी भी है,
और आज वो पढ़ भी रहे हैं। और उन्होंने एक सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट जो है सीएसएस का, स्पेशल सब्जेक्ट, एडवांस सब्जेक्ट मींस के 17 बुक को मिलाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बुक बनाई गई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। और उसमें से ये एक सवाल लिया गया था सीएसएस का। अगर आप ये सवाल कर लेते हैं इसमें कि आप इंशाल्लाह ताला काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं और कर भी सकते हैं आगे। चीज़ें बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो ये सवाल आप, असाइनमेंट है आपकी, ये मैं लिंक ओपन कर दूंगा, उसमें आप ये जमा कराएंगे और इंटरप्रेट करेंगे। इसमें 20 नंबर की होगा, 10 नंबर का ये सवाल होगा आपका, 10 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, अब इस 10 नंबर में को फिर 5 नंबर में डिवाइड किया जाएगा। 5 नंबर इसके कैलकुलेशन के होंगे, 5 नंबर इसकी इंटरप्रिटेशन के होंगे कि करंट शो को किस तरह आप इंटरप्रेट करते हैं। और मुख्तलिफ बुक से आप इसे चेक कर लें, देख लें, वहाँ से जो भी इशू है आपको वो देख लें आप, कि वहाँ से कोई इशू आपको ना हो। ठीक हो गया। चलें, ये आपकी असाइनमेंट हो गई। तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, आगे ना जाएं अब। आगे इसका आखिरी सवाल हमारे पास बच गया है अब, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक आखिरी सवाल है। वो ज़्यादा सवाल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सवाल है। बाकी टॉपिक सेकंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये टॉपिक करने के बाद आप ये समझ लें इंशाल्लाह ताला आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 40% कर चुके हैं आप। क्योंकि ये टॉपिक जो सबसे बड़ा था कि ये टॉपिक है, और एक मैंने पहले आपको बताया था कैपिटल बजटिंग। ये दो टॉपिक्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और 80% चांस है इन्हीं से ही पेपर आएगा। और जितने भी सीएसएस के पेपर हैं इन्हीं दो टॉपिक से ही पेपर आता है। और इस आप लोगों के भी इन दो से ही कोई एक दो सवाल आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये कर लेते हैं तो 80% आपका सिलेबस कवर हो जाता है। बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो करेंगे हम ज़रूर ताकि हम 100% अटेम्प्ट कर सकें वहाँ पर। तो एक दिन और, एक लेक्चर मेरे ख्याल से और हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो बाकी अब जो है क्वेश्चन आंसरिंग जो है किसी भी स्टूडेंट्स की वो कर सकता है हमसे, जो थक भी गए होंगे, 2 ढाई घंटे का लेक्चर था। ठीक है, किसी भी कोई सवाल जवाब है वो करें। मैं ओपन कर रहा हूँ कि आपकी जो है डिस्कशन को। बारी बारी अपने माइक अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। ज़रा हरी अप करें, जल्दी जल्दी से वाइंड अप करें ताकि हम, ये 15 मिनट में हमने वाइंड अप करना है इसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारा सर ट्रेडिंग स्टॉक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। समझ नहीं आई मुझे, कांडी आवाज़ ड्रॉप हो गई आपकी, दोबारा बताएं, आवाज़ ड्रॉप हो गई है आपकी। सर ट्रेजरी स्टॉक के बारे में पूछ रही हूँ, उसको अच्छा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये ट्रेडिंग स्टॉक हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, और ये दो चार चीज़ें हैं, बॉन्ड हो गए आपके, और ये प्रेफर्ड स्टॉक हो गया, कॉमन स्टॉक हो गया। इन चार पांच चीज़ों को छोड़ दें, इनके लिए मैंने अलग से एक बनाई हुई है आपके लिए डिटेल। ये मैं कल जो है ना आपको वो बाद में समझाऊंगा ये चीज़ें, इसलिए आज मैंने उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि फिर मिक्सअप चीज़ें काफ़ी बहुत कुछ पढ़ ली है। तो ये ना हो कि आप जो काफ़ी चीज़ें रेलेवेंसी के जाकर आपको जो है ना कंफ्यूज कर दें, इसलिए ये छोड़ दें। और सर इंटरप्रिटेशन के हवाले से बैलेंस शीट में किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आप थोड़ा एलैबोरेट करेंगे इसे। जैसे आप बता रहे थे ना कोई 10 पेज तो आप आराम से लिख सकते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा, इंटरप्रिटेशन का। जी जी, वो मैं एक मिनट ज़रा, 1 मिनट वेट करें, मैं भी बता देता हूँ आपको। हाँ जी, सॉरी, असल में गला खुश्क हो गया था, 1 मिनट का यस सर। ब्रेक लिया था। अच्छा, इस तरह है कि इंटरप्रिटेशन का सवाल पूछा था ना आपने, जो 10-15 पेज पे हम कर सकते हैं, जी सर, जी जी। वो इस तरह होगा कि जिस तरह अभी उसने आपको सवाल पूछा कि क्विक रेशो और करंट रेशो, सिर्फ दो थे आपके जी पास, दो थे क्विक जी। रेशो करंट रेशो 10-10 नंबर के। इसमें आपने क्या करना है कि एक एक पेज पर तो आपको सिर्फ जवाब ही आएगा, आंसर आएगा आपका,
हर किसी का 2 पेज ये हो गए। फिर आपने अब क्विक रेशो को एक्सप्लेन करना है कि किसी भी कंपनी की अगर क्विक रेशो 1 आई है या 1.5 आई है या 2 आई है, तो आप उसे इंटरप्रेट करेंगे, बताएंगे कि ये एक्चुअली में बता क्या रही है, बता क्या रही है। जी दूसरा जी नंबर पे फिर आप बताएंगे कि क्या ये इस कंपनी के लिए अच्छा साइन है या बुरा साइन है। अगर बुरा साइन है तो ये क्यों है, अगर अच्छा साइन है तो ये क्यों है, उसको आप एलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। इसके अलावा वो क्या करेगा, आपको 8 से 10 जो है रेशोज देगा। 2-3 रेशो पहले पढ़ी थी, 3-4 रेशो हमने आज पढ़ी हैं। ये 5-7 तो ये हो जाती हैं, 15-20 रेशोज हैं जो मोस्टली आती हैं पेपर में। तो वो आपसे उनमें से वो 5-7 रेशोज पूछेगा पेपर में, और वही आपने उन्हें आंसर भी फाइंड आउट करना होगा। आपको उन्हें इंटरप्रेट करना होगा कि कंपनी में अगर ये रेशोज आ रही हैं तो ये क्यों आ रही हैं, क्या वजह है इसकी, और ये सही आ रही हैं या गलत आ रही हैं, या कौन सी बेस्ट रेशो थी जो आनी चाहिए थी। जैसे जो जो करंट रेशो है वो 1 बेस्ट होती है, और क्विक रेशो है 0.75 बेस्ट होती है, और इस तरह एब्सोल्यूट क्विक रेशो होती है वो 0.50 सही होती है। पॉइंट ठीक फाइव हो गया। जीरो सही होती है। हाँ, एब्सोल्यूट क्विक रेशो होती है वो। उसमें फिर क्या करते हैं, उसमें सिर्फ कैश को लिया जाता है। उसमें अब ठीक जैसे है। करंट रेशो था ना, करंट रेशो में टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज आता है। अब ये करंट रेशो था। क्विक रेशो में क्या करते हैं, इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। ठीक हो जी गया। जी। बाद में जो करंट एसेट्स बचते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज पर। इसी तरह लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्विक रेशो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ उसमें हम कैश को रखते हैं। कैश जी जी। और कोई सर्टिफिकेट हो कैश का उसे रखते हैं हम, उसको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज पर, तो वो एब्सोल्यूट क्विक रेशो बन जाती है हमारी। सर ऑलमोस्ट कितनी रेशियोज की फिल वक्त हमें दो ही काफी है, मजीद आप देंगे ना? हाँ, वो बाकी देंगे। ये तो जस्ट एज मैंने आपको ना एक दी थी आपको ना, सिर्फ असाइनमेंट के तौर पे जी, हाँ प्रैक्टिस के असाइनमेंट लिए के हो तौर गया पे, ये। प्रैक्टिस के लिए, जस्ट आपको आइडिया हो जाए कि रेशोज भी होती हैं और किस तरह की जाती हैं। असल तो रेशोज हमने ठीक है 15 आगे जाके पढ़नी है। ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरा सर, ये एलिमेंट्स भी पूछ सकता है वो हमसे कि उसको इंटरप्रिटेट करना है और किस तरीके हाँ से, मतलब जैसे बैलेंस शीट में एसेट हाँ लायबिलिटी एक्सपेंसेस, तो हाँ, वो इनको पूछ भी सकते हैं। अलग से क्वेश्चन बन सकता है। बन सकता है, वो आपको देगा कंपनी में कि भाई ये डेटा है, इसको आप जो है ना कंपनी बैलेंस शीट बनाएं, और जी बैलेंस शीट को बनाकर इंटरप्रेट करें कि उसकी एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज टोटल कितनी है, और ऑनर इक्विटी कितनी है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर। और ये जो हमारे पास हैं, ये 4 ही हैं स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और ये 5 नहीं है? अगर आ जाए पेपर में तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फिफ्थ को भी, या 4 एनफ है? फिफ्थ के बारे में आप जस्ट बता देंगे कि नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, जिसमें जो जी है जी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो अलग से बनाए जाते हैं, और उसमें वो जी लिखे जी जाते हैं। बस इतना होता है, उसको कोई फॉर्मेट नहीं होता स्पेसिफिकली। जी जी। तो बस वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम फिफ्थ भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम चलें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर ये जो बैलेंस शीट में अभी जो आप कह रहे थे कि ये वाली बैलेंस शीट जो है ऑलमोस्ट टफेस्ट जो आपने वो चूज की है हम्म समझाने के लिए। तो हम्म मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टर्म्स इस बैलेंस शीट में हैं ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके अलावा भी कोई होंगी, या हम इनको ही जो है अच्छे तरीके से कर लें तो वो हर चीज़ को कवर कर लेंगे? 80% ये कवर करती है। ठीक है, 20% और भी हो सकती हैं, और वो आप देख लेंगे। वो आप देख लेंगे मतलब बैलेंस शीट से, अगर उनको कुछ समझ नहीं आती वो आप मुझसे पूछ लेंगे, लेकिन ये है कि 80% ये कवर कर रही है उस चीज़ को। ठीक हो गया सर, ठीक हो हम्म गया। तो सर इसके लिए हमें जैसे हमें वो कैलकुलेशन साथ देगा, जो टर्म्स हैं ये वाली जो पेपर में हम्म देगा, तो हम्म हमें पहले इसकी बैलेंस शीट जो है वो क्रिएट करनी होगी जैसे अभी आपने बताया है, उसके साथ उसके बाद हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, ऐसी है सर? अगर 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 तो वो ये कहता है कि आप इंटरप्रेट करें, तो ठीक है। इंटरप्रिटेशन वो तभी देगा जब बैलेंस शीट बनवा लेगा। अगर वो आपसे नहीं कहता कि बैलेंस शीट बनाने के बारे में, तो आप सिर्फ ठीक इंटरप्रेट है। करेंगे कि उसके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, लेकिन वो आप इंटरप्रेट तभी कर सकते हैं जब आप बैलेंस शीट बना के देख लेंगे कि टोटल टोटल कितना आ रहा है उनका। या उसमें ठीक। एक दो रेशो निकाल लेंगे, बैलेंस शीट के 3-4 रेशो मैंने दिए ये निकाल के बता देंगे कि ये डेटा इसका इस तरह है, इस तरह है। तो तो सर वो, रेशो तो तभी निकलेगी ना जब हम इसे प्रॉपर वे में हाँ, बना लेंगे और उसके बाद। फॉर्मेट बना के सॉल्व करेंगे तभी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। चलें, कोई और। चलें, क्वेश्चन आंसरिंग हम सेशन ख़त्म करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, मैंने भी जानना है।
मुझे भी कुछ आजकल काम ज़्यादा हुए हुए हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें। चीज़ें आप लोगों ने अब तो देख ली हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बड़ी आसान चीज़ें हैं। तो सिर्फ क्या है कि फोकस चाहिए, इंसान को स्ट्रगल चाहिए। असाइनमेंट्स डेली बेसिस पे क्या करें, आज लास्ट डेट मैंने इंक्रीज कर दी है असाइनमेंट्स की। कुछ बच्चे जो थे उनकी असाइनमेंट जमा नहीं हुई, तो वो अपने असाइनमेंट जो है ना गूगल क्लास वर्क में जमा कराएं, क्लास वर्क में जमा कराएं, ताकि उनको असेस करके हम उन्हें कमेंट्स भी कर सकें। तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। अब मंजिल इतनी दूर नहीं है कि आप लोग जो है ना अब उसके पीछे रुक जाएं। इतना कुछ आप लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा और हार्ड वर्क करें, डेली बेसिस पे पढ़ा करें, डेली इनका काम डेली पर करें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये जो है मैं लिंक कल क्रिएट कर दूंगा इसका असाइनमेंट के लिए। लास्ट असाइनमेंट का आज आप जमा करा दें आज। ओके, अल्लाह हाफिज़।